बताइए प्लीज, कोई बच्चों का कोई स्पेसिफिक चैप्टर है कि ये चैप्टर में मेजोरिटी ऑफ बच्चों को दिक्कत हो, उसको हम पहले रिवाइज करा दें या सीक्वेंस में करा दें, क्या सर करें? करा दो। ठीक है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा चैप्टर रिवाइज करा देते हैं, राइट? क्योंकि देखो वेटेज तो सबका ऑलमोस्ट सेम है, तो हम छोटे से ही शुरू करते हैं, फिर लार्ज पे जाएंगे। पहले छोटे छोटे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर सेकेंड, और यही स्ट्रेटजी आपका भी होना चाहिए कि आप सबसे पहले ना छोटे चैप्टर से ही शुरुआत करो। चैप्टर नंबर सेकेंड में अगर आप आओगे तो बेटे देखो, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आपका है सिस्टम के ऊपर, कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो बच्चे, उसमें दो तरीके से आप डिफाइन करोगे। एक तो आप डिफाइन करोगे कि ये प्रिंसिपल्स होगा, इसमें प्रोसीजर्स होगा जिसके अकॉर्डिंगली काम होता है, ये लिटरल मीनिंग हुआ। दूसरा आप डिफाइन करोगे कि सिस्टम सेट ऑफ डिटेल मेथड्स, प्रोसीजर, रूटीन्स होगा क्रिएटेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, परफॉर्म ड्यूटी और सॉल्व प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ये हमारा सिस्टम होता है, राइट? अच्छा, एक सिस्टम का डेफिनेशन ये भी होगा कि जिसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होगा जो एक साथ मिलके काम करेगा, और एक साथ मिलके काम करता है किसी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव करने के लिए, तो वो भी हमारा सिस्टम होता है, राइट? सिस्टम दो तरीके से होगा, फिजिकल और लॉजिकल। अब आइए, हर सिस्टम में तीन चीज होगा ही होगा। मतलब सिस्टम में इनपुट होगा, आउटपुट होगा, और सिस्टम में फीडबैक होगा। फीडबैक इसीलिए होता है क्योंकि ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम अपना इंटरनल स्टेडी स्टेट को मेंटेन करेगा। इंटरनल स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर जो भी अपना एक दूसरे पार्ट से रिलेशन है उसको मेंटेन करता है, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इंटरनल स्टेडी स्टेट को मेंटेन करेगा। सिस्टम के अंदर सब सिस्टम होगा, सब सिस्टम के अंदर भी सब सिस्टम हो सकता है, तो ये हमारा सिस्टम के बारे में होगा। आगे, व्हाट इज अ प्रोसेस। बच्चे, प्रोसेस के बारे में जब भी आता है तो हम ये कहेंगे कि प्रोसेस जो है वो आपका सेट ऑफ इनपुट्स को कन्वर्ट करता है सेट ऑफ आउटपुट्स में। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होगा जो सेट ऑफ इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म कर देगा सेट ऑफ आउटपुट्स में। अगर इसी को हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव में डिफाइन करें तो हम कहते हैं ये कोऑर्डिनेटेड और स्टैंडर्डाइज्ड होता है, जो कि फ्लो ऑफ एक्टिविटीज होगा जो ह्यूमन के द्वारा परफॉर्म होगा या पीपल के द्वारा परफॉर्म होगा, जो डिपार्टमेंटल बाउंड्री को कवर करेगा और स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा, स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा, राइट? अब आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में कितने टाइप के डेटा का प्रोविजन है, कितने टाइप का डेटा। वैसे बच्चे, इसके ऊपर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मई 19 के अटेम्प्ट में आ चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को खासकर नहीं आना चाहिए। तो बेटे देखो, एक काम हम लोग और करेंगे कि जो क्वेश्चंस आ चुका है ना उसको अभी हम बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बता दिया, तो अब इसके बारे में सिर्फ एक ओवरलुक, मतलब इसको एक बार जस्ट ऐसे ही रिवाइज करना है आपको आगे भी। मतलब जब कल आप देखो एक बार, तो जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है फटाफट। अब देखो, जैसे यहाँ पर डेटा का टाइप आपसे पूछा जाए, एक मास्टर डेटा होगा, एक नॉन मास्टर डेटा होगा। मास्टर डेटा क्या होगा? जिस डेटा में परमानेंसी होगा, परमानेंट होगा, जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगा। नॉन मास्टर डेटा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, राइट? ये हो गया मास्टर डेटा और नॉन मास्टर डेटा। अगर आपसे अकाउंटिंग में मास्टर डेटा पूछा जाए तो आप कहोगे अकाउंटिंग का मास्टर डेटा होगा, फिर इन्वेंट्री का मास्टर डेटा होगा, फिर पेरोल का मास्टर डेटा होगा, स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा होगा। अकाउंटिंग मास्टर डेटा में जनरल लेजर, ग्रुप कॉस्ट सेंटर्स वगैरह होगा। इन्वेंट्री मास्टर डेटा में गोडाउन्स होगा, प्रोडक्ट के बारे में होगा, मतलब स्टॉक आइटम के बारे में होगा, वाउचर टाइप्स वगैरह होगा। पेरोल मास्टर डेटा की अगर हम बात करें तो पेरोल मास्टर डेटा जो हमारा होगा ये आपके पेरोल से रिलेटेड होगा, सैलरी से रिलेटेड होगा, ये हमारा पेरोल मास्टर डेटा होगा, राइट? स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा की बात करें तो जीएसटी, टीडीएस और आपका टीसीएस, इसमें एक टीसीएस भी ऐड कर दो, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। नॉन मास्टर डेटा आपको ऑलरेडी बता दिया,
कि ऐसा नॉन मास्टर डेटा जिसमें बार बार चेंज होता है और नॉन मास्टर डेटा होगा। हमारे को क्यों मास्टर और नॉन मास्टर दोनों डेटा चाहिए, क्यों नहीं एक डेटा होगा? देखो, जो मास्टर डेटा होता है वो जनरली टाइपिंग नहीं होता है, उसको हम लिस्ट में से सेलेक्ट करते हैं। जो नॉन मास्टर डेटा होता है उसको हम लिस्ट में से सेलेक्ट नहीं करते, उसको हम टाइप करते हैं। मास्टर डेटा में फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। मास्टर डेटा जो होगा उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन कई बार मास्टर डेटा में चेंज भी देखने को मिलता है, चेंज भी होता है और होना ही चाहिए। जैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उस समय मास्टर डेटा में चेंज होगा। अब भाई ये मास्टर डेटा जो होता है ये स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करता है, मतलब ये स्टैंडर्ड होता है। नॉन मास्टर डेटा नॉन स्टैंडर्ड होगा। क्यों नॉन स्टैंडर्ड होगा? जैसे आप एंट्री करते हो तो एंट्री करने में आपका तरीका कुछ और होगा। आप मेल को एम भी लिख सकते हो, मैं मेल को मेल लिखता हूँ। आप फीमेल को एफ लिखते हो, मैं पूरा फीमेल लिखता हूँ। आ गया ना नॉन स्टैंडर्ड। लेकिन इसी को अगर आप मास्टर डेटा बनाओगे तो या तो एम होगा या मेल होगा, दोनों लिखने के ऑप्शन नहीं होंगे। इसके बाद मास्टर डेटा यहाँ लिखा हुआ है, जब इंफॉर्मेशन आप देते हैं तो यूजर को फोर्स किया जाता है कि आप लिस्ट में से सेलेक्ट करें, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। बच्चे, अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए क्या नॉन मास्टर डेटा हमेशा लिस्ट में से ही सेलेक्ट होता है, क्या नॉन मास्टर डेटा का आप नॉन मास्टर डेटा हमेशा टाइप ही होता है, लिस्ट में से सेलेक्ट नहीं होगा? तो आप कहेंगे नहीं, नॉन मास्टर डेटा भी लिस्ट में से सेलेक्ट हो सकता है। अब आइए, वाउचर क्या होता है? आप सब जानते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर क्रिएट होता है तो उस ट्रांजेक्शन को हम वाउचर में ही लिखते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं प्लेस जहां पर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारा वाउचर हो गया। अब आइए, वाउचर के कई टाइप्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्ट्रा वाउचर, बेटे कैश बैंक में जमा होगा, कैश बैंक से आप निकालेंगे, पैसा एक बैंक से दूसरे में ट्रांसफर करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर। पेमेंट वाउचर, एक मिनट, यहाँ पर ये भी आएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वाउचर है जो अकाउंटिंग मॉड्यूल से रिलेटेड है। अकाउंटिंग मॉड्यूल से, तो देखो, जो कॉन्ट्रा वाउचर होगा वो कॉन्ट्रा वाउचर अकाउंटिंग मॉड्यूल से रिलेटेड होगा। पेमेंट वाउचर में क्या होता है, पैसा बिजनेस से जाता है। अब आइए, रिसिप्ट वाउचर, पैसा बिजनेस में आता है। जर्नल वाउचर होगा जो नॉन कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन होगा, जैसे प्रोविजन होगा, डेप्रिसिएशन होगा, राइट ऑफ, राइट बैक, डिस्काउंट, ये सब जर्नल वाउचर में होगा। सेल्स वाउचर, बेटे एमसीक्यू का क्वेश्चन इसमें बहुत आएगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन इसमें बहुत आएगा। बताओ ये कौन से टाइप का वाउचर है? स्टेटमेंट दिया रहेगा, पूछेगा कौन से टाइप का वाउचर है, सेल्स वाउचर। दिस वाउचर इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सेल्स, जितने टाइप का ट्रेडिंग सेल्स होगा वो सारा इसी में होगा। परचेज वाउचर, जब आप सामान परचेज करते हो। क्रेडिट नोट सेल्स वाउचर होगा जब सामान बेचते हो, परचेज वाउचर जब खरीदते हो। क्रेडिट नोट, जब कोई भी आपको चेंज करना हो, जो आपने सामान बेचा, जो आपने सामान खरीदा, उसमें अगर कोई चेंज करना हो तो क्रेडिट वाउचर क्रेडिट नोट बनेगा या उसमें डेबिट नोट बनेगा। अब आइए, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वेंट्री मॉड्यूल। इन्वेंट्री मॉड्यूल में आता है परचेज वाउचर। देखो यहाँ एमटीपी May 20 में क्वेश्चन आया है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। देखो क्या क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में देयर इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज यूज्ड टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यूज्ड इन इन्वेंट्री मॉड्यूल। देखो आ गया, तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो अपने को एक तो ये भी टारगेट रखना है कि कौन सा वाउचर अकाउंटिंग का है, कौन सा वाउचर इन्वेंट्री का है। जैसे अब इनमें से अगर एक भी अपने को याद आ गया, एक भी याद कर लिया, जैसे हम इन्वेंट्री का ही याद कर ले, अकाउंटिंग का तो बता दिया, पेमेंट होगा, रिसिप्ट होगा, कॉन्ट्रा होगा, है ना, ये सब आपका इसमें चला गया अकाउंटिंग में। देखो बेटे, परचेज वाउचर होगा तो चला जाएगा अकाउंटिंग में, परचेज ऑर्डर तो इसमें आ जाएगा, केवल ऑर्डर होगा यहाँ। सेल्स ऑर्डर, सेल्स वाउचर होगा तो अकाउंटिंग में, सेल्स ऑर्डर तो यहाँ होगा जिसमें आप ऑर्डर को रिसीव करते हैं। परचेज ऑर्डर में आप ऑर्डर देते हैं। स्टॉक जर्नल, बाकी तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। स्टॉक जर्नल, स्टॉक वर्ड लग गया तो इन्वेंट्री में होगा। फिजिकल स्टॉक का जब एक गोडाउन से दूसरे में मूवमेंट होता है। इसके बाद है फिजिकल स्टॉक, इसका होता है जब आप फिजिकल काउंटिंग करते हैं जाके वेयर हाउस में, अगर कोई करेक्शन आपको लगता है तो आप फिर उसकी एंट्री करते हैं, उसे करेक्ट करते हैं, तो फिजिकल स्टॉक। डिलीवरी नोट, जब आप सामान की डिलीवरी कर देते हैं। रिसिप्ट नोट, जब आपके पास सामान रिसिप्ट हो जाता है तो रिसिप्ट नोट बनेगा।
अब आइए मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर वो होता है जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, रिकॉर्डिंग दैट विल बी सिस्टम बट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। अब बेटे यहाँ पर पेरोल वाउचर है जिसमें आपका अटेंडेंस है और आपका पेरोल है। अटेंडेंस आप जानते हैं, वाउचर का नंबर, जब हम वाउचर के नंबर की बात करते हैं बेटे, तो वाउचर का नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो वाउचर के यूनिकनेस को मेंटेन करता है। वाउचर नंबर्स को नंबरिंग करते समय वाउचर को क्या क्या चीज हमें फॉलो करना चाहिए? पहला, वाउचर नंबर यूनिक होना चाहिए। ये क्वेश्चन बेटे आने का चांस मुझे ज्यादा लग रहा है, देखो ध्यान देना, क्योंकि एमटीपी नवंबर 18 में आया है और अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, तो ये क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एमटीपी में आया हुआ है तो इसको मैं स्टार लगा देता हूं बच्चे। अब देखो, वाउचर को नंबर करते समय क्या क्या चीज ध्यान में रखे? वाउचर का नंबर यूनिक होना चाहिए। वाउचर का नंबर जो होना चाहिए, डिफरेंट वाउचर के लिए अलग, पेमेंट के लिए अलग, सेल्स के लिए, परचेज के लिए अलग, दैट इज रिसिप्ट के लिए अलग, पेमेंट के लिए, सबके लिए अलग अलग वाउचर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। नंबरिंग सीरीज सीक्वेंस में होना चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 3 5 7 ऐसे नहीं होना चाहिए। हर वाउचर नंबर में प्रीफिक्स होना चाहिए, सफिक्स होना चाहिए और वाउचर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले अकर हुआ उसका वाउचर नंबर पहले मिलेगा, जो ट्रांजैक्शन बाद में अकर हुआ उसको वाउचर नंबर बाद में मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है अकाउंटिंग फ्लो के एंगल से, अगर आपको देखा जाए, कहा जाए कि बताओ कहाँ पर ह्यूमन का इन्फ्लुएंस होता है और कहाँ पर सॉफ्टवेयर का इन्फ्लुएंस होता है, कहाँ ह्यूमन का इन्फ्लुएंस बंद हो जाता है? तो बेटे आप ये कहेंगे कि ट्रांजैक्शंस में और वाउचर के एंट्री में ह्यूमन का इन्फ्लुएंस होगा, और बाकी इसके बाद जितना भी है, जैसे पोस्टिंग में, बैलेंसिंग में, ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट लॉस में, अकाउंट प्रिपरेशन में, बैलेंस शीट प्रिपरेशन में, ये सारा का सारा अब सॉफ्टवेयर काम करेगा, ह्यूमन का इन्फ्लुएंस यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बेटे आप लोगों में पूछा जा सकता है, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है ये, कि आपसे पूछा जाए कि बताओ सॉफ्टवेयर के हिसाब से, सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से कितने टाइप का लेजर्स होगा, कितने टाइप का लेजर्स होगा? तो बेटे आप ये कहोगे 4 टाइप्स के लेजर होंगे, 4 टाइप्स का। आप ये मत कह देना पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इसके बारे में नहीं बताना है अपने को 4 टाइप के लेजर बताने। क्या बताना है? एसेट्स होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, लायबिलिटी होगा, ये 4 टाइप का लेजर होगा। एसेट्स आप सब जानते हैं बैलेंस शीट का हिस्सा होगा, लायबिलिटी बैलेंस शीट का हिस्सा होगा, एक्सपेंस और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा होगा, राइट। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है ग्रुपिंग ऑफ लेजर, वही बेटे अगेन हो गया, इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, एसेट्स होगा, लायबिलिटी होगा। इसके बाद आप देखो ये क्वेश्चन मई 18 के अटेम्प्ट में आया हुआ है और ये क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स बताओ। देखो सॉफ्टवेयर के अगर पार्ट्स पूछा जाए तो हमेशा बोलोगे एक फ्रंट एंड होगा, एक बैक एंड होगा। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होगा जो यूजर से इंटरैक्ट करेगा, बैक एंड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होगा जो मशीन से इंटरैक्ट करेगा। मशीन से इंटरैक्ट करने वाला बैक एंड सॉफ्टवेयर होता है, यूजर से इंटरैक्ट करने वाला फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर होता है। जहां पर डेटा स्टोर होगा वो आपका बैक एंड सॉफ्टवेयर होगा, और जो यूजर का रिक्वेस्ट लेगा वो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर होगा। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर का रिक्वेस्ट लेके बैक एंड को देता है, बैक एंड डेटाबेस में से डेटा लेता है, फिर ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करके फ्रंट एंड को लौटा देता है, फ्रंट एंड उसे प्रेजेंट करके आपके सामने रख देता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 सेपरेट सॉफ्टवेयर क्यों, क्यों नहीं एक सॉफ्टवेयर, क्यों नहीं एक सॉफ्टवेयर? तो सुनो, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर जो होता है ये यूजर के रिक्वेस्ट को हैंडल करने का एक्सपर्ट होता है, जबकि बैकएंड जो होता है वो डेटा को हैंडल करने का एक्सपर्ट होता है, इसलिए दोनों सॉफ्टवेयर चाहिए। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रेजेंटेशन में स्मार्ट होता है, प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा को प्रेजेंट करेगा, रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगा। बैकएंड सॉफ्टवेयर जो होगा वो प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं करेगा, वो केवल प्रोसेस करने का मास्टर होता है, इसलिए दोनों सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर में यूजर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो इंट्यूटिव होता है, यूजर्स की बहुत सारी बात फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर पहले से जान रहा होता है, तो इंट्यूटिव होता है, इसलिए फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर में अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होता है। बैक एंड के साथ अगर यूजर को इंटरैक्ट करना पड़े, यूजर कभी अच्छा फील नहीं करेगा, कभी अच्छा फील नहीं करेगा, तो यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों होना चाहिए। स्पीड, अगर दोनों काम एक ही सॉफ्टवेयर करेगा तो स्पीड स्लो हो जाएगा, इसलिए दोनों सॉफ्टवेयर होना चाहिए। लैंग्वेज, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंग्लिश भी जानता है, मशीन लैंग्वेज भी जानता है,
बैकएंड का जो सॉफ्टवेयर होगा केवल और केवल मशीन जानता है, तो ये आपका लैंग्वेज के हिसाब से हो गया, लैंग्वेज के हिसाब से हो गया बेटे। ये आपका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सॉफ्टवेयर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब आइए नेक्स्ट यहाँ देखा जाए, नवंबर 19 के अटेम्प्ट में क्वेश्चन ऑलरेडी इसके ऊपर आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताओ 3 आर्किटेक्चर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो बच्चे देखो, इस क्वेश्चन पे हमारा ज्यादा फोकस अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी रिसेंट में नवंबर 19 में आया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, राइट। तो अब आइए, अगर इसमें देखें तो एप्लीकेशन लेयर, लेकिन फिर भी एमसीक्यू के लिए तैयार करना होगा। सॉफ्टवेयर में बेटे 3 लेयर्स होगा। एक होगा एप्लीकेशन लेयर, यूजर से इंटरैक्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट लेके फॉरवर्ड कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, ये डेटा को प्रोसेस कर देगा, ये आपके डेटा को प्रोसेस कर देगा। फिर होगा डेटाबेस लेयर, जहां पर डेटा स्टोर होगा, जहां डेटा स्टोर होगा। तो 3 लेयर्स होता है किसी भी एप्लीकेशन सिस्टम में। अब आइए, आपसे अगर पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर के यूज करने के 2 तरीके बताओ, सॉफ्टवेयर के यूज करने के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के यूज करने के 2 तरीके बताओ, तो आप कहोगे एक तरीका होगा कि जितनी कंप्यूटर्स होगा सबके हार्ड डिस्क में हम लोग स्टोर कर देंगे, उसे कहते हैं इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। दूसरा तरीका होगा कि आप इसे क्लाउड पे रख देंगे, एक जगह पर रख देंगे और वहां से सारे मशीन उसको एक्सेस करना शुरू कर देगा। इसको हम लोग क्लाउड एप्लीकेशन कहते हैं, इसको हम लोग क्लाउड एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। तो 2 एप्लीकेशन होगा, इंस्टॉल्ड और क्लाउड एप्लीकेशन, ठीक है बेटे। स्पीड ठीक है ना? हाँ जी सर। स्पीड ठीक है? यस सर। यस सर, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी को? नहीं। ओके, नो सर। देखो यहाँ पर है क्लाउड एप्लीकेशन। क्लाउड एप्लीकेशन जो होगा वो एप्लीकेशन, मुझे हंसी इसीलिए आ गई कि घर में लोग कह रहे हैं भाई आज तो राजधानी का एक स्पीड पकड़ लिया आपने, तभी मुझे हंसी आ गई मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे स्लो में क्लास लेते हुए देखा है और आज एकदम राजधानी वाला स्पीड में देख रहे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो रिवीजन है, रिवीजन में बेटे यही स्पीड चलेगा, तभी जाके हम 1 घंटा में टारगेट लिए हैं कि आपको इस चैप्टर को 1 घंटा से कम में हमें इसे रिवाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो चैप्टर है थोड़ा लंबा है, ठीक है। चलो बेटे देखो, क्लाउड एप्लीकेशन, एक जगह पर हमारा सॉफ्टवेयर होगा और डेटा होगा, उसी जगह पर हमारा सारे सिस्टम होंगे, सर्वर्स लगा होगा और वहां से बाकी मशीन में हम डेटा को क्या करेंगे, डेटा को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, राइट। तो ये होता है हमारा क्लाउड एप्लीकेशन। अब देखो, अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें, इसके क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड वेब एप्लीकेशन, जिसको हम क्लाउड एप्लीकेशन कह सकते हैं। यहाँ पर दूसरा है राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी टारगेट करना है। तो मैंने उसी तरीके से इस क्वेश्चन को बना भी दिया है। देखो, अगर हम यहाँ पर कहें एडवांटेज की बात करें, तो डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज जो होगा वो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का एडवांटेज होगा। डेटा सिक्योरिटी इंस्टॉल्ड का एडवांटेज होगा। परफॉर्मेंस इंस्टॉल्ड का एडवांटेज होगा। फ्लेक्सिबिलिटी जब लिखेंगे तो ये दोनों में जाएगा, ये इंस्टॉल में भी जाएगा और क्लाउड एप्लीकेशन में भी जाएगा। देखिए, डेटा सिक्योरिटी, इसलिए स्टोरेज की बात करें, डेटा पूरा का पूरा यूजर के कंट्रोल में होगा। सिक्योरिटी की बात करें, पूरा का पूरा यूजर के कंट्रोल में होगा। परफॉर्मेंस की बात करें, फास्ट होगा, क्योंकि जिस मशीन पे आप काम कर रहे हैं उसी मशीन पे आपका डेटा है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कहता है ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा जो वेब एप्लीकेशन से या क्लाउड एप्लीकेशन से, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करना काफी आसान होता है, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। अब आइए, जब हम आते हैं इसमें वेब, इसके डिसएडवांटेज में, तो डिसएडवांटेज क्या होगा, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। बच्चे साथ साथ ध्यान रखना, एक इस पॉइंट को छोड़ के, ये वाला पॉइंट को छोड़ के, बाकी जितना हम पढ़ रहे हैं सब के सब वेब एप्लीकेशन का, क्लाउड एप्लीकेशन का डिसएडवांटेज हो जाएगा। जैसे वहां फिजिकली कंट्रोल में आपका डेटा नहीं होता है, डेटा का सिक्योरिटी, डेटा के ऊपर आपकी कंट्रोल नहीं होता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है क्योंकि नेट का स्पीड आपको चाहिए। अगर इंटरनेट का स्पीड स्लो हो जाएगा तो क्लाउड एप्लीकेशन में आपका परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर उस जगह पर डिसएडवांटेज का काम करेगा। अब आइए, इसका जो डिसएडवांटेज है वो वहां पर एडवांटेज का काम करेगा, राइट। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस,
यहाँ पर हर मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जब कभी अपडेट करना पड़ेगा हर मशीन में करना पड़ेगा। अगर हम बात करें एक्सेसिबिलिटी की, तो एक्सेसिबिलिटी जो होगा यहाँ पर इंस्टॉल एप्लीकेशन में जब तक आप उस मशीन तक नहीं जाएंगे आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। मोबाइल एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन को पोर्ट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरा जगह नहीं ले जा सकते। डेवलपमेंट कॉस्ट, इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट जो होगा वो ज्यादा होगा, हायर एक्सपेंडिचर होगा। तो देखो यही जो कैपेक्स होता है ये अब बन जाएगा वहां पर एडवांटेज, जो कि इसका डिसएडवांटेज है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है। तो अब यहाँ जो आया राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, बेटे अब हमें इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साथ में आपको दिखा दूं नवंबर 18 के अटेम्प्ट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्लाउड वाला उतना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। राइट, यहाँ पर हमने ये चीज दे रखा है। अब आइए, लेकिन एमसीक्यू के लिए आपको मैंने दोनों बता दिए। अब आओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, व्हाट डू मीन बाय नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। बच्चे, जब हम कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, अगर सारे डिपार्टमेंट अपना अलग अलग डेटाबेस मेंटेन करें, डिसेंट्रलाइज वे में डेटा मेंटेन हो, हर डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा खुद मेंटेन करे, तो उसे हम कहते हैं दैट इज नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। जैसे ह्यूमन रिसोर्स के पास अपना डेटा, अकाउंटिंग के पास अपना डेटा, मार्केटिंग के पास अपना, प्रोडक्शन के पास अपना, परचेज के पास अपना, लॉजिस्टिक के पास, सबके पास अपना अपना डेटा होगा, तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसके दो बेसिक प्रॉब्लम होते हैं, कम्युनिकेशन गैप होगा, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में डेटा का कम्युनिकेशन नहीं होगा, मिसमैचिंग हो सकता है। सेम डेटा अगर 10 डिपार्टमेंट में होगा तो अलग अलग डेटा, सेम डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से स्टोर हो सकता है, ये वहां पर डिसएडवांटेज का काम करेगा। अब आइए, व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेटेड ईआरपी। इंटीग्रेटेड ईआरपी का मतलब क्या होगा, एक कॉमन डेटाबेस होगा, सारे डिपार्टमेंट उसी डेटाबेस से डेटा लेगा, तो इसे हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं। इंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, जिसमें कि जितने भी रिसोर्स होंगे, जितने भी इंफॉर्मेशन होगा, जितना भी एक्टिविटीज होगा, वो सब के सब एक जगह से कंट्रोल होगा, एक जगह से कोऑर्डिनेट होगा, एक जगह से होगा, तो इसे हम इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा होगा। तो देखो यहाँ सिंगल डेटाबेस होगा, ये ध्यान रखना है आपको, कॉमन डेटाबेस और मॉडुलर अप्रोच होगा। मॉडुलर अप्रोच का मतलब होता है बच्चे, मॉडुलर अप्रोच का मतलब होता है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स को आप अलग अलग समय में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं अलग अलग वेंडर से आप अलग अलग मॉड्यूल खरीद सकते हैं, उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी वेंडर्स का सेल्स मॉड्यूल अच्छा है, आप उसे सेल्स ले लो, किसी का परचेज अच्छा है आप उसे परचेज ले लो, किसी का प्रोडक्शन अच्छा है प्रोडक्शन ले लो, तो जो मॉड्यूल जिसका अच्छा लगता है वो आप ले लो, उसे मिक्स एंड मैच कर दो, मिक्स एंड मैच कर दो। आज के डेट में बच्चे, स्टार्टिंग में तो कुछ ही फंक्शंस के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज हुआ था, लेकिन आज के डेट में ऑर्गेनाइजेशन में फुल रेंज एप्लीकेशन के लिए ईआरपी सिस्टम है। साथ में एक बात और याद रखनी है कि जो अकाउंट एंड फाइनेंस है वो किसी भी कंपनी का, बिजनेस का बैकबोन होता है, तो जितना भी मॉड्यूल होगा सारे मॉड्यूल को आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग से मॉड्यूल से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसे आपको जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ देखिए ईआरपी का बेनिफिट्स पूछ दिया, और जैसा कि हम देख रहे हैं नवंबर 20 अटेम्प्ट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन बेनिफिट्स पे आ गया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन एटलीस्ट थ्योरी वाले में तो नहीं आएगा बेटे, कतई नहीं आएगा ये क्वेश्चन। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आता है, तो एमसीक्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए एक बार जरूर करेंगे, लेकिन इसकी हेडिंग याद रखने की जरूरत नहीं है अब हमें। अब आइए, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। ईआरपी में इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन होता है, कॉमन डेटाबेस होता है, सारा इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हो जाता है, एक ही जगह पर अपडेट होगा, एक ही जगह पर स्टोर होगा, वहीं से सारा डेटा एक्सेस होगा। लीड टाइम रिड्यूस हो जाता है। अब लीड टाइम क्या होता है, जब आप ऑर्डर को रिसीव करते हैं और उसे फाइनली आप डिलीवरी देते हैं, इसे हम लीड टाइम कहते हैं। तो लीड टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सारे चीज ऑटोमेट हो जाता है, सारे चीज इंटीग्रेट हो जाता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। ऑन टाइम शिपमेंट, शिपमेंट का काम, शिपमेंट होता है जो डिलीवरी देना प्रोडक्ट का, वो ऑन टाइम होगा। वो ऑन टाइम क्यों होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन टाइम क्यों होगा, क्योंकि ऑटोमेटिंग, आप प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। राइट, जैसे आप अमेजोन वगैरह का काम में देखते होंगे कि ऑन टाइम डिलीवरी होता है, ईआरपी के कारण ही होता है। रिडक्शन इन साइकिल टाइम, साइकिल टाइम का मतलब होता है जब आप रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं, जब फिनिश्ड गुड आप तैयार कर देते हैं, इसको हम कहते हैं साइकिल टाइम। तो साइकिल टाइम का जो डिलीवरी होगा वो आपका
फास्ट हो जाएगा, वो भी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री में जितने भी चीज होते हैं बच्चे, वो सारा चीज को हम ऑटोमेट कर देते हैं। फैक्ट्री के सारे चीज को हम ऑटोमेट कर देते हैं। इसके बाद है रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में देखो कुछ चीज कैसे इंप्रूव होता है। इन्वेंट्री जो होगा वो मिनिमम लेवल का होगा। क्यों? जस्ट इन डिमांड इन्वेंट्री, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, JIT मतलब जो डिमांड होगा और जो सप्लाई होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, सब आपस में इंटीग्रेट हो जाएगा। आपके इन्वेंट्री में कम से कम गुड्स को रखना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड को जब आप जोड़ देते हो सप्लाई से, और सप्लाई को जोड़ देते हो जब आप मैन्युफैक्चरिंग के, सबको ऑटोमेट कर देते हो, तो मिनिमम, अच्छा, डाउन टाइम मिनिमम होगा मशीन का। गुड्स का जो प्रोडक्शन और डिमांड होगा वो आपका उसी के हिसाब से होगा, डिमांड के हिसाब से होगा। फिनिश्ड गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर इन मोस्ट एफिशिएंट वे। इसके बाद है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बेटर होगा। बच्चे जब इतना कुछ करेंगे तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन तो बेटर होगा ही होगा, राइट। इसके बाद हमारा इम्प्रूव सप्लायर परफॉर्मेंस, सप्लायर का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, राइट। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाते हैं, है कि नहीं। बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग, प्लानिंग बेटर हो जाएगा, एनालिसिस बेटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें DSS का सपोर्ट मिल जाता है, डिसीजन सिस्टम का सपोर्ट मिल जाता है। इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड डिसीजन कैपेबिलिटी, इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाता है। इसलिए इंप्रूव हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपका एक जगह पर होता है, सिंगल वर्जन ऑफ ट्रूथ, आपको सिंगल वर्जन ऑफ ट्रूथ मिल जाता है, राइट। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ये आपका ERP का बेनिफिट्स होगा। बेटे यहाँ पर ERP के बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में दिया गया है, ये आप लोग चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, इसके ऊपर उतना माथापच्ची मत करना। हाँ, 2 3 4 नाम अगर आप याद कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा, कि कई बार अगर पूछ देगा कि बताओ 3 4 नाम लिस्ट करके बता दो, तो एटलीस्ट आपके पास नाम का लिस्ट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हम जो जो शॉर्ट फॉर्म होगा उसका हम नाम याद कर लें। जैसे देखो बेटे यहाँ पर जावा बेस्ड ERP सिस्टम, इसको याद कर लेंगे। कंपेयर, इसको याद, ये भी जावा बेस्ड है, इसको छोड़ दो। फिर अब आ जाओ यहाँ पर लेजर है, लेजर है, ये नाम से आप वाकिफ होते हैं। फिर GNU है, GNU के जगह आप GNU एंटरप्राइज, ये भी आप याद कर सकते हैं। ERP5 को आप याद कर सकते हैं। डॉलबार ERP को आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओपन ERP, इसको भी आप याद कर सकते हैं। ओपन ब्लू लैब, ओपन ब्लू लैब, ओपन ERP, ओपन ब्लू लैब एंड ओपन ब्रेवो, ये भी आप याद कर सकते हो। तो ये सब 3 4 नाम, ओपन ब्रेवो, ओपन ब्लू, है ना, लेजर, लेजर SMB आपका, फिर हो गया JNU के जगह GNU, कंपेयर, है ना, डॉलबार, इस तरीके से ERP5, ये आप नाम याद कर लेना, ताकि अगर एग्जाम में लिखने आए, लिस्ट करने आए कि ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर का नाम लिखो, तो आप फटाफट वहां पर लिख सको। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए ERP सिस्टम में रिस्क क्या क्या होता है, बेटे मेन तो 2 रिस्क होगा ERP सिस्टम में। एक, नॉन रेलिवेंट डेटा का एक्सेस, क्योंकि डेटा एक ही जगह पर होता है, तो कुछ लोग जो डेटा उसके रिक्वायरमेंट का नहीं होता वो डेटा को भी एक्सेस कर लेता है। जैसे HR वाला सेल्स का डेटा एक्सेस कर ले, सेल्स वाला HR का डेटा एक्सेस कर ले। अब आओ, सारे लोग एक ही जगह पर डेटा एंटर भी करता है। मान लो सेल्स वाला अगर डेटा एंटर करे, सेल्स वाला अगर डेटा एंटर करे, सेल्स वाला अगर डेटा एंटर करे HR का, तो जरूरी निश्चित रूप से वो गलत डेटा एंटर करेगा। HR वाला डेटा एंटर करे सेल्स का, वो गलत डेटा एंटर करेगा। कोई भी डेटा गलत एंटर करेगा, वो चला जाएगा एक जगह पर, वहां से सारी जगह सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये इस सिस्टम का ड्रॉबैक है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं सक्सेस और फेलियर ऑफ ERP payback dependent on successful implementation, and once come implemented proper usage, what are the issues that arise during the implementation of ERP के implementation में क्या क्या issues अकर हो सकता है। बच्चे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इसमें आपका पीपल आएगा, इसमें प्रोसेस आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, इम्प्लीमेंटेशन आएगा एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का इश्यूज आएगा। देखो जब हम पीपल इश्यूज की बात करते हैं तो इंसान से, पीपल से रिलेटेड हो गया, एम्प्लॉयज मैनेजमेंट इससे रिलेटेड हो गया। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो ये प्रोसेस को लेके हो गया, टेक्नोलॉजी नाम से टेक्नोलॉजी को लेके होगा, इम्प्लीमेंटेशन जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं उससे रिलेटेड होगा, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद का रिस्क होगा, जब आप सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं उसके बाद का रिस्क होगा। अब जैसे पीपल वाले रिस्क में आते हैं,
चेंज मैनेजमेंट। जब आप ईआरपी में सिस्टम को चेंज करते हो तो दोस्तों एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लोगों के जॉब प्रोफाइल वगैरह चेंज हो जाता है, तो लोग उतनी आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाता न्यू सिस्टम के साथ। मतलब न्यू सिस्टम के साथ एडजस्ट करने के लिए आपको उसे मैनुअल देने पड़ेंगे, उसे आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अगर आप मैनुअल दे देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, तो न्यू सिस्टम के साथ वो फैमिलियर हो सकता है और एरर भी कम से कम होगा। तो देखो कंट्रोल हो गया कि आप उसे ट्रेनिंग दीजिए, उसके पास मैनुअल दीजिए। अब आइए दूसरा होता है ट्रेनिंग को भी इन्होंने एक रिस्क बनाया है। ट्रेनिंग को रिस्क क्यों बनाया, जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। जब आप ईआरपी सिस्टम को इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो कई बार कुछ कंपनी क्या करते हैं, ट्रेनिंग में पैसा खर्च ज्यादा होता है तो कहते हैं ठीक है ट्रेनिंग को कर्टेल कर देते हैं। कर्टेल करना एक रिस्क होगा, ट्रेनिंग को कर्टेल करना एक रिस्क होगा, जबकि इसके कंट्रोल क्या कहता है, कंट्रोल कहता है नहीं ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, स्किल्ड कंसल्टेंट के द्वारा ट्रेनिंग मिलना चाहिए। और अगर कोशिश करें तो जो हार्डवेयर आपको दिया है, जो सॉफ्टवेयर आपको दे रहा है, उसी से ट्रेनिंग दिलवाओ, उसी से ट्रेनिंग दिलवाओ, स्टार्टिंग से ट्रेनिंग दिलवाओ। ट्रेनिंग का काम स्टार्टिंग से होना चाहिए। अब आइए तीसरा, स्टाफ का टर्नओवर। जब आप टर्नओवर का मतलब है स्टाफ छोड़ के चला जाएगा, स्टाफ छोड़ के चला जाएगा। अब आइए स्टाफ अगर छोड़ के चला जाता है तो क्वालिफाइड स्टाफ को आप रिटेन कैसे करेंगे, स्किल्ड स्टाफ को आप लाएंगे कैसे, तो ये आपके लिए एक रिस्क होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा चीज है कि आप उसे मोटिवेट करिए, उसको अच्छा कंपनसेशन दीजिए, उसको अच्छा पैकेज दीजिए, उसको इंश्योर करिए कि तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, तुम्हारे को इस सिस्टम में अच्छा लगेगा, तो निश्चित रूप से वो एम्प्लॉयज आपके यहाँ पर रुक जाएगा। अब आइए टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट। कई बार ऐसा देखा गया है कि टॉप मैनेजमेंट दूसरे काम में इन्वॉल्व होने के कारण हो सकता है आपके ईआरपी में इन्वॉल्व ना हो, तो ऐसे केस में आपका ईआरपी का काम हैम्पर होगा। तो आपको इसके लिए ईआरपी में टॉप लेवल मैनेजमेंट का सपोर्ट उसको लेना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग में ही लेना पड़ेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट का सपोर्ट। कंसल्टेंट, अब कंसल्टेंट क्या होता है बेटे, हो सकता है कि कंसल्टेंट के पास ईआरपी सिस्टम का प्रॉपर नॉलेज ना हो। जैसे मान लो बैंक में आप ईआरपी सिस्टम लागू कर रहे हो, अब बैंकिंग का नॉलेज ही नहीं है कंसल्टेंट को, आईटी का नॉलेज है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, लेकिन बैंकिंग का नॉलेज नहीं है, तो कंसल्टेंट आपके ईआरपी सिस्टम को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। अब आइए अगर आपको इंप्लीमेंट कराना है उसको अच्छे तरीके से, तो कंसल्टेंट को पहले अपने बिजनेस सिस्टम से फैमिलियर कराइए, उसको बिजनेस सिस्टम के बारे में बताइए। तो देखो ये हो गया कंट्रोल रिक्वायर्ड। अब इसके बाद है एक हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम प्रोसेस से रिलेटेड रिस्क में आ गए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग कंट्रोल रिलेटेड टू प्रोसेस इश्यूज। तो प्रोसेस से रिलेटेड अगर इश्यूज की बात होगा तो एक है बच्चे प्रोग्राम मैनेजमेंट। अब प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या होता है, आपने देखा ही, आपको मैंने ऑलरेडी बताया बेटे कि जो आपके पास सिस्टम होता है, जो आप ईआरपी में डेवलप करते हैं, जो प्रोग्राम आप डेवलप करते हैं, जो आप इंटीग्रेशन एस्टेब्लिश करते हैं, इसमें कई बार देखा गया है बेटे कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गैप रह जाता है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गैप रह जाता है। अब आप कहेंगे क्या इंफॉर्मेशन गैप रह जाता है, कि आपका एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है और जो ईआरपी सिस्टम प्रोसेस मतलब इंप्लीमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा, बेटे वो दोनों में डिफरेंस रह जाता है। आप एक्चुअल सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो, एक्चुअल वर्क को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो, सॉफ्टवेयर का रास्ता कुछ और होता है और एक्चुअल में ट्रेडिशनली काम किसी और तरीके से है। तो बेटे फिर इसके लिए आपको सबसे अच्छा कंट्रोल कहता है कि आप इसके बीच में एक ब्रिज बनाओ। ब्रिज कैसे बनाओ, तो आप ट्रेडिशनल सिस्टम को पहले बहुत अच्छे से समझ लो और तब जाके आप ईआरपी सिस्टम को डेवलप करो। कभी भी बगैर ईआरपी ट्रेडिशनल सिस्टम को समझे हुए ईआरपी सिस्टम को डेवलप मत करो। अब ऐसे ही यहाँ पर आइए बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर। बीपीआर में क्या होता है बेटे, सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है, स्टार्टिंग से चेंज हो जाता है, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हो जाता है, पूरा सिस्टम ओवरऑल हो जाता है। तो ऐसे में एक ये दिक्कत आता है कि जब पूरा सिस्टम को बदल देते हो और नया सिस्टम अगर कोई धोखा दे दे, नया सिस्टम कोई धोखा दे दे, तो ये एक रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए कंट्रोल रिक्वायर्ड क्या कहता है, कंट्रोल रिक्वायर कहता है कि आपको हर एक लेवल पे चेंज करना पड़ेगा। आपको मेंटेलिटी भी लोगों की चेंज करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का तरीका चेंज करना पड़ेगा, स्किल चेंज करना पड़ेगा, आईटी सिस्टम सारे चेंज करोगे तब जाके पूरा चेंज माना जाएगा, अदरवाइज पूरा चेंज नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये आरटीपी में आया हुआ है। हाँ जी, सर हाँ हाँ सर डाउट था इसी के अंदर रिस्क वाले के अंदर
पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है, रिस्क वाला क्वेश्चन, तो इसके अंदर हम ऐसे लिखेंगे कि पहले पीपल इश्यूज लिख देंगे और फिर उसके बाद जैसे एक्सप्लेन किया आपने वैसे एक्सप्लेन करेंगे कि रिस्क क्या है, कंट्रोल क्या है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, फिर से बोलेंगे एक बार। सर मैं कह रहा हूँ जैसे आपने रिस्क बताया है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पीपल रिस्क वाले क्वेश्चन है, तो पीपल रिस्क पहले हम लेंगे कि कौन कौन से रिस्क होते हैं, जैसे पीपल प्रोसेस, फिर इसके बाद पीपल के रिस्क को बताएंगे कौन कौन सा रिस्क है और उसके बाद कौन सा कंट्रोल चाहिए। नहीं नहीं, आपको अलग अलग आएगा बेटे। क्वेश्चन जो आएगा ना, देखो सुनो, अगर क्वेश्चन आता है कि जी सर। ईआरपी से रिलेटेड रिस्क बताओ, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, तो बेटे आप ना फिर इसमें ये सारा रिस्क, देखो हमने सारा करके दिया है, आप केवल ये सारा रिस्क यहाँ पर लिख देंगे, बस इतना रिस्क लिख देंगे, यहां तक ये एंड हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद अगर वो सेपरेट क्वेश्चन पूछता है, सेपरेट क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन वो आपको लंबा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा आंसर। अब अगर वो आपको सेपरेट क्वेश्चन पूछता है तो सेपरेट इस पे पूछेगा कि पीपल से रिलेटेड बताओ, तो फिर आप इसमें चेंज मैनेजमेंट बताओगे, ट्रेनिंग बताओगे, आपका स्टाफ का टर्नओवर बताओगे, फिर आप इसमें टॉप मैनेजमेंट बताओगे, है कि नहीं, इसमें आप कंसल्टेंट का रिस्क बताओगे, वो आप बताओगे पीपल वाले में, जब सेपरेट पूछेगा। क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक यू। अब देखो बेटे, इस ऐसे ही अगर आपसे प्रोसेस से रिलेटेड रिस्क पूछा जाएगा तो उसमें आप प्रोग्राम मैनेजमेंट लिखोगे और उसमें आप बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग लिखोगे। बीपीआर में मैंने आपको बता ही दिया है, सिस्टम में ड्रामेटिक चेंज हो जाता है, तो ड्रामेटिक चेंज करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए कंट्रोल क्या है, तो कहता है हर एक लेवल पे आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके वो चेंज कंप्लीट होगा। अब इसके बाद बेटे जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क में आप देखो यहाँ पर आरटीपी में भी क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पेपर में भी आया हुआ है, लेकिन एग्जाम में नहीं आया है, तो आप क्या उम्मीद करोगे कि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन के आने की चांस बहुत ज्यादा है। तो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ बेटे, इसमें बहुत ज्यादा चांस है इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का। तो देखो आइए एक बार यहाँ पर इसको समझते हैं, मतलब याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी। अब सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी मैंने अभी अभी आपको बताया बेटे, हो सकता है कि आपका जो एक्चुअल बिजनेस का फंक्शनैलिटी हो वो सॉफ्टवेयर में आके चेंज हो जाए, मतलब सॉफ्टवेयर कोई और तरीके से काम करे, एक्चुअल जो बिजनेस में काम हो रहा था कोई और तरीके से हो रहा था, तो ये तो बिजनेस के लिए डिजास्टरस हो सकता है बेटे। तो देखो इसके लिए कहता है कि सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ कंट्रोल देखो, incorporate the features that are required by the organization and supporting additional feature and functionality that might be required at a future date। जो फ्यूचर डेट के लिए, अभी के नहीं, जो फ्यूचर डेट में रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट भी आप शामिल कर दें सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद है बेटे टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। अब देखो इसमें क्या होता है, आज जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं आने वाले समय में आउटडेटेड हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा रिस्क, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट में चेंज हो जाता है और आप ईआरपी में पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर जाते हो। तो कंट्रोल रिक्वायर इसका क्या है कि क्रिटिकल चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर, मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वेंडर्स का सपोर्ट पहले से इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो क्या वेंडर्स हमारा वो सपोर्ट अवेलेबल कराएगा नहीं कराएगा। एनहांसमेंट एंड अपग्रेड, एनहांसमेंट एंड अपग्रेड, ये ईआरपी सिस्टम को अप टू डेट रखना, अप टू डेट रखना, और इसके पैचेज और अपग्रेड का अवेलेबल नहीं होना, ये हमारे लिए रिस्क होता है बेटे। पैचेज का मतलब होता है सॉफ्टवेयर में पूरा नहीं चेंज आके थोड़ा थोड़ा जो चेंज होता है ना, गैप बनता है, उसको हम लोग फील कर देते हैं, फील कर देते हैं, राइट। इसके बाद है एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होगा, जैसे याद होगा आपको मैंने बोला था मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच का मतलब क्या, कि जब आप डिफरेंट जगह से सॉफ्टवेयर लाते हैं, अलग अलग वेंडर से उसको मिक्स करते हैं, तो इसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाता है मिक्स और मैच करने में, जब आप अलग अलग जगह से सॉफ्टवेयर को परचेज करके लाते हैं। इसके बाद है बेटे इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड रिस्क। तो देखो इसमें कहता है लेंदी इम्प्लीमेंटेशन टाइम, जनरली ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने में 1 से 4 साल का समय लगता है। तो कई बार क्या होता है बेटे, जब ज्यादा समय लगेगा ना तो पैसा ज्यादा लग जाता है, पैसा ज्यादा लगने के साथ साथ एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा है
कि आप एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बनाए रखें, इंथुजियाज्म बनाए रखें उसके अंदर। अच्छा, सेकंड है इनसफिशिएंट फंडिंग। जैसे अभी अभी आपको बताया गया था, आप ट्रेनिंग में पैसा कम कर देते हो, तो वो भी आपके लिए इनसफिशिएंट फंडिंग। इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉपर फंडिंग होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एडिक्वेट अमाउंट में फंडिंग होना चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ फंड से कहीं ना कहीं आप काम गलत करेंगे। या तो आप एक्सपर्ट को हायर करने में कंजूसी करेंगे, स्किल्ड पर्सन को हायर नहीं करेंगे, ये सारा चीज आपके लिए डिजास्टर्स हो सकता है। आइए डेटा की सेफ्टी की बात करते हैं, डेटा की सेफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पर कहता है रिस्क। बेटे जब आप सारा डेटा एक जगह पर चला जाएगा और अगर वो जगह नुकसान हो जाए तो सारा डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा, आपके सिस्टम स्टैंड स्टिल हो जाएंगे। देखिए स्टैंड स्टिल मतलब पूरा का पूरा आपका सिस्टम रुक जाएगा, क्योंकि सारा डेटा एक जगह पर था। तो इसका कंट्रोल क्या होगा कि आप उस जगह का बैकअप रखें, आप उस सिंगल डेटाबेस का बैकअप रखें। अब आइए स्पीड ऑफ ऑपरेशन। स्पीड ऑफ ऑपरेशन, स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? जब डेटा एक जगह पर होगा, जब डेटा वॉल्यूमिनस हो जाता है, तो वॉल्यूमिनस होने के केस में बेटे वो डेटा स्पीड आपका स्लो कर देगा सिस्टम का। तो उसका तरीका कंट्रोल ये है कि आप टाइम टू टाइम जो डेटा यूजलेस हो चुका है उस डेटा को आप डिलीट कर दें, उस डेटा को आप डिलीट करें, राइट। अब आइए सिस्टम का फेलियर। सारा चीज एक जगह पर है, अगर वो जगह फेल हो जाएगा तो आप बेटे ये डेटा से रिलेटेड ही है। जहां पर था डेटा एक जगह पर है, सारा फेल लॉस हो गया तो सिस्टम स्टैंड स्टिल हो गया। यहाँ भी क्या होगा, आपका सिस्टम स्टैंड स्टिल हो जाएगा। तो स्टैंड स्टिल को आप अगर चाहते हो कि वो स्टैंड स्टिल ना रहे, वो स्टैंड स्टिल ना हो, तो आप उसका बैकअप रखो, बैकअप रखो। डेटा का एक्सेस, बेटे आपने ऊपर रिस्क में देखा था नॉन रेलिवेंट डेटा का एक्सेस होता है। तो इसके लिए आप दो कंट्रोल लगाइए, एक तो नीड टू नो एंड नीड टू डू। नीड टू नो का मतलब होता है सिस्टम पूछेगा आप कौन हो, नीड टू डू में सिस्टम कहेगा आपको क्या करते हो, मतलब एचआर वाले को एचआर का ही डेटा मिलेगा, सेल्स वाले को सेल्स का ही डेटा मिलेगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे, देखिए क्या कहता है, एक्सप्लेन द रिस्क कॉरस्पॉन्डिंग टू कंट्रोल रिलेटेड टू पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। अब पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन के बाद तो लाइफ लॉन्ग आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि एक बार सिस्टम अगर आप ईआरपी में चला देते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए। ये नहीं ये टेम्पररी सोच के करें, परमानेंट सोच के करें बेटे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें मैनेजमेंट और यूजर सिस्टम का। तो इससे आपका ये वाला रिस्क दूर हो जाएगा। अब इसमें बेटे मतलब रिस्क ये हुआ कि लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देना ही हमारे लिए चैलेंज हो जाता है, किसी चीज के प्रति लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देना चैलेंज हो जाता है। अब देखो बेटे यहाँ पर एक्सप्लेन द रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के बारे में नवंबर 19 अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन आ चुका है। बट एक बात ध्यान रखना बच्चे, इसमें ना थोड़ा चेंज भी हुआ है। जैसे ये मैक और डैक जो है ये चेंज हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें लिस्ट बहुत लंबी है। ये देखिए ये मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आता है, ये प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन है। ठीक है एग्जाम में एक बार आया हुआ है, इट डजंट मीन कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो इसको भी एक बार हमें देखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। वैसे तो आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में यही कहते हो बेटे, ये पॉलिसी न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल होता है जो सिस्टम के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करता है केवल और केवल ऑथराइज पर्सन को। जो ऑथराइज होगा वही यूज कर पाएगा, अनऑथराइज यूज नहीं कर पाएगा। जिसको जिस काम को करने के लिए जितने रेलेवेंट डेटा होगा उसको वही डेटा, यही नीड टू नो नीड टू डू यही है बेटे, जो नीड टू नो एंड नीड टू डू यही है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसके जो कंपोनेंट होते हैं इसमें पहले रोल के साथ परमिशन डिसाइड होता है, फिर यूजर्स के साथ रोल डिसाइड होता है, और फिर रोल के साथ रोल का रिलेशनशिप बनके रोल आइडेंटिफाई हो जाता है पर्सन को। इसमें ये दो चीज को ज्यादा ध्यान देना, जैसे मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। देखो मैंडेटरी का मतलब आपको करना ही करना है, डिस्क्रिशनरी का मतलब आपके ऊपर है, करना है तो करिए, नहीं करना है तो छोड़िए। जैसे अब आइए हमारा कंप्यूटर में एंटीवायरस है या नहीं है, एंटीवायरस है या नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब मैं नेट बैंकिंग यूज करता हूं तो एसबीआई कहता है देखो अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस रखो, लेकिन मेरा गला तो नहीं दबाता ना कि एंटीवायरस आपके में होने ही चाहिए। कहता है रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो।
लेकिन अब आइए, यूजर आईडी पासवर्ड तो दोगे तभी आपको नेट बैंकिंग यूज करने देंगे। तो देखो, यूजर आईडी पासवर्ड के बगैर नेट बैंकिंग यूज नहीं कर सकते आप, तो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल हो गया। लेकिन आइए, अपने कंप्यूटर में हम डेटा सिक्योर करें या ना करें, एंटीवायरस रखें या ना रखें, ये हमारे ऊपर है, तो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल हो गया। तो दो एक्सेस कंट्रोल होगा, मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। अब है बेटे यहाँ पर कि जब हम असाइन करते हैं डेटा को, मास्टर डेटा को, ट्रांजैक्शन डेटा को, रिपोर्ट को, तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल के 5 ऑप्शंस आते हैं। मतलब 5 टाइप के हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि हम ये ऑप्शंस दे सकते हैं लोगों को। अब वो 4 टाइप के, अब वो 4 टाइप क्या है? क्रिएट का, ऑल्टर का, व्यू का और प्रिंट का। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर May 19 अटेम्प्ट में क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर। क्या क्वेश्चन है? ईआरपी सिस्टम में सेंट्रल डेटाबेस होता है, व्हाट आर द ऑप्शन पॉसिबल टू डिफरेंट यूजर व्हाइल असाइनिंग एक्सेस टू इट। जब एक्सेस असाइन करते हैं तो 4 टाइप के हमारे पास ऑप्शंस आता है। एक यही अलाउ क्रिएट, अलाउ इसके बाद क्रिएट करने का, ऑल्टर करने का, व्यू करने का और प्रिंट करने का। बेटे इसके बाद कुछ एक्सेस कंट्रोल हो सकता है आप लोगों को एग्जाम में पूछ दे कि बताओ डायरेक्टर के लिए एक्सेस कंट्रोल क्या है। देखो मैं सिंपल कह रहा हूं, डायरेक्टर किसी भी चीज का एक्सेस कर सकता है, केवल वो एक्सेस करेगा, मतलब व्यू करेगा, प्रिंट करेगा, क्रिएट और अल्टर नहीं कर सकता। डायरेक्टर को क्रिएट और अल्टर करने का राइट नहीं होता। अब आइए, अगर हम बात करें सीएफओ का, सीएफओ के पास सारे एक्सेस राइट होता है, डिस अलाउ कुछ भी नहीं होता। अब देखो, जितने भी हेड्स होंगे, एचआर का हेड, अकाउंट का हेड, मार्केटिंग का हेड, मैनेजर का हेड, टैक्सेशन का हेड, परचेज का हेड, स्टोर का हेड, ये हेड के लिए अपना डिपार्टमेंट का जो डेटा होगा उसका तो फुल एक्सेस होगा, दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा का कोई एक्सेस नहीं होगा, कोई एक्सेस नहीं होगा। जैसे एचआर वाले को सेल्स का कोई एक्सेस नहीं होगा, सेल्स वाले को एचआर का कोई एक्सेस नहीं होगा। अब आइए, अकाउंटेंट के लिए वो केवल वाउचर एंट्री कर सकता है, मास्टर्स को व्यू कर सकता है, लेकिन उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह में कोई वो अपडेशन नहीं कर सकता। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास लिमिटेड एंट्री होता है, वो क्रिएशन, ऑल्टरेशन ये सब काम कुछ नहीं कर सकता बैलेंस शीट में। कैशियर के पास पेमेंट लेने और पेमेंट देने का काम होता है, ये अलाउ नहीं होता कि मास्टर और ट्रांजैक्शन डेटा में कोई भी चेंज कर पाए बैक एंड पे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। कहता है ईआरपी सिस्टम शुड प्रोवाइड एक्यूरेट, कंप्लीट, ऑथराइज इंफॉर्मेशन that is supportable in and timely in computing environment. This is accomplished by combination of control and controls in environment in which ERP system operate. तो explain the types of control used in ERP system, जो कि ऑडिटर्स के द्वारा कितने टाइप के कंट्रोल्स ईआरपी सिस्टम में होगा। बेटे 2 टाइप का कंट्रोल होगा जो ऑडिटर ऑडिट करता है ईआरपी सिस्टम में। 2 टाइप का कंट्रोल, एक जनरल कंट्रोल, एक एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल जो होगा वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल, जितना भी सिस्टम है, हार्डवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस इंप्रूवमेंट, जितना भी है बेटे सब पे आप जनरल कंट्रोल लगा देंगे। सर्वर पे, सॉफ्टवेयर पे, डेटाबेस पे, नेटवर्क पे, सब पे ये लगेगा जनरल कंट्रोल। जनरल कंट्रोल में 2 टाइप होगा, एक टाइप मैनेजमेंट कंट्रोल होगा, एक एनवायरमेंटल कंट्रोल होगा। मैनेजमेंट कंट्रोल पॉलिसी से रिलेटेड होगा, प्रोसीजर और प्लानिंग से रिलेटेड होगा। एनवायरमेंटल कंट्रोल जहां पर आपका कंप्यूटर सेंटर होगा, उस कंप्यूटर सेंटर पे कंट्रोल लगता है कि वहां आग लगेगा तो क्या होगा, फायर, उसके बाद डिजास्टर होगा, अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा, इस टाइप से वहां पर वो एनवायरमेंट से रिलेटेड कंट्रोल बिल्ट होते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे लगेगा, सेल्स पे लगेगा, परचेज पे, एक्सेट्रा। अब देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। हो सकता है मैं फिर यहाँ पर मैं कुछ ही क्वेश्चन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया हूँ, ध्यान दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल में भी है और आरटीपी में 19 में भी आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने की चांस इसकी थोड़ा ज्यादा है बेटे। देखो यहाँ पर क्या कहता है, एज एन ऑडिटर, एज एन ऑडिटर आपको चेकलिस्ट बताना है जो आप ईआरपी सिस्टम को ऑडिट करते समय यूज करते हो। ईआरपी सिस्टम को ऑडिट करते समय देखो, पहला चेकलिस्ट तो हम ये देखेंगे कि क्या ईआरपी सिस्टम गैप और गैस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरा हम ये देखेंगे सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है, नहीं करता है ईआरपी सिस्टम। तीसरा हम ये देखेंगे कि क्या ईआरपी सिस्टम जो डेवलप किया गया उसके लिए यूजर का इंटरेक्शन हुआ या नहीं हुआ, मतलब यूजर अपनी रिक्वायरमेंट बताया नहीं बताया। चौथा हम ये भी देखेंगे कि क्या इस सिस्टम में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी कंसर्न मेंशन प्रोटेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है।
फिर हम ये भी देखेंगे कि ईआरपी सिस्टम में क्या कंट्रोल है जिससे कि ऑथेंटिक, वैलिड और एक्यूरेट ट्रांजैक्शन का ही प्रोसेसिंग करे। फिर हम ये भी देखेंगे कि ईआरपी सिस्टम में सपोर्ट का फंक्शन है या नहीं है, मतलब हेल्प वाला फंक्शन है या नहीं है, हेल्प का फंक्शन अच्छा होना चाहिए। फिर हम ये भी देखेंगे क्या सिस्टम का एक्सेस अनऑथराइज यूजर से प्रोटेक्ट है या नहीं है। फिर हम ये भी देखेंगे क्या रोल बेस्ड एक्सेस का प्रोविजन यहाँ पर है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एचआर वाला सेल्स का डेटा एक्सेस कर लेता है, सेल्स वाला एचआर का डेटा एक्सेस कर लेता है। क्या ईआरपी सिस्टम में कोई एडमिनिस्ट्रेटर है या नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी रोल के बारे में पता है या नहीं है। फिर ईआरपी सिस्टम में यूजर्स की रिक्वायरमेंट मेट हो रहा है नहीं हो रहा है, यूजर उस सिस्टम से हैप्पी है या नहीं है, खुश है या नहीं है। क्या ईआरपी सिस्टम जो है उस सिस्टम में वर्क अराउंड और मैनुअल्स प्रॉपर है या नहीं है। मैनुअल्स का मतलब होता है बेटे जिसमें डायग्राम के माध्यम से यूजर को असिस्ट किया जाता है जब यूजर काम करता है तब। आर एडिक्वेट ऑडिट ट्रेल्स मेंटेन और नॉट, क्या वहां ऑडिट ट्रेल्स मेंटेन, ऑडिट ट्रेल्स का मतलब होता है लॉग बुक, लॉग बुक राइट, स्टार्ट से लेके एंड तक का लॉग बुक। कैन सिस्टम प्रोवाइड मैनेजमेंट टू सुटेबल परफॉर्मेंस डेटा, क्या ईआरपी से परफॉर्मेंस डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जैसे सर्वर हमारा कितना देर डाउन रहा, सर्वर कितना देर अप रहा, राइट, रिस्पॉन्स टाइम क्या है सिस्टम का, क्या यूजर ट्रेंड है या नहीं है, यूजर ट्रेंड है या नहीं है, और प्रॉब्लम के एस्केलेशन का तरीका है या नहीं है, प्रोसेस है या नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ईआरपी सिस्टम, हाँ बेटे ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन के लिए मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं आपको, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन ऑडिट से रिलेटेड है, तो ऐसा क्वेश्चन के आने का चांस ज्यादा होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या एस्पेक्ट्स का आप ऑडिट करेंगे, बच्चे लोग ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए क्या कंट्रोल का ऑडिट करोगे, कितना बोलोगे कंट्रोल, कितना बोलोगे कंट्रोल, दो, दो कंट्रोल, दो होगा, एक कंट्रोल जनरल, एक होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। लेकिन जब पूछा जाए चेकलिस्ट बताओ तो इतने सारे चेकलिस्ट बता दोगे। फिर उसके बाद पूछा जाए क्या क्या एस्पेक्ट का ऑडिट करते हो, आगे ना आएगा दो ऑडिट, आप एक तो डेटा का करते हैं, डेटा में आप दो चीज करते हैं, डेटा का फिजिकल सेफ्टी चेक करते हैं, फिर ये देखते हैं कि एक्सेस कंट्रोल है या नहीं है, मतलब नीड टू नो और नीड टू डू बेसिस पे डेटा का एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में फंक्शनल ऑडिट, फंक्शनल ऑडिट, तो फंक्शनल ऑडिट में बेटे प्रोसेस का जब आप ऑडिट करोगे तो उसमें एक फंक्शन का ऑडिट करोगे कि ईआरपी में सारे फंक्शंस इंक्लूड हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं एचआर छूट तो नहीं रहा है, परचेज छूट तो नहीं रहा है, कहीं प्रोडक्शन तो नहीं छूट रहा है, तो सारे फंक्शन अच्छे तरीके से हो रहे नहीं हो रहे हैं। इनपुट वैलिडेशन, क्या इस सिस्टम में अगर हम गलत इनपुट देते हैं तो ईआरपी उसे प्रोसेस कर देता है, या हमें ये बता देता है कि नहीं तुम्हारा इनपुट गलत है, इसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते, क्या बताता है वो, राइट। तो ये हो गया आपका ऑडिट के लिए दो एस्पेक्ट होगा, एक तो प्रोसेस का ऑडिट, एक डेटा का ऑडिट। डेटा के भी ऑडिट में दो पार्ट, फिजिकल और लॉजिकल, प्रोसेस के भी ऑडिट में दो पार्ट, एक फंक्शनल और एक इनपुट वैलिडेशन। अब आता है बेटे बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, बच्चे आप लोग बिजनेस प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी जानते हो। बिजनेस प्रोसेस जो होगा सेट ऑफ एक्टिविटीज होगा जो सेट ऑफ इनपुट को कन्वर्ट करेगा सेट ऑफ आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर प्रोसेस में आता है कि प्रोसेस को मैनेज कैसे करते हैं, बेटे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए आप प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, फिर परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का मतलब हुआ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब पहले हम प्रोसेस के अंदर एक्टिविटीज वगैरह डिसाइड कर देते हैं, फिर एक्टिविटीज से पर्सन के रोल को कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार होता है, आपका प्रोसेस मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ पर बिजनेस प्रोसेस के फ्लो बताना है, तो देखो यहाँ पर अकाउंटिंग का फ्लो है, बड़ा सिंपल फ्लो है बेटे। अकाउंटिंग जब कोई ट्रांजेक्शन क्रिएट हो जाता है और जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड हो जाता है, ये सारा रास्ता बीच में जितना भी एक्टिविटीज होगा सब के सब अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर होगा, सबके सब अकाउंटिंग प्रोसेस में होगा। देखो सोर्स डॉक्यूमेंट हुआ, जर्नल हुआ, लेजर हुआ, ट्रायल बैलेंस हुआ, एडजस्टमेंट हुआ, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हुआ, क्लोजिंग एंट्री हुआ, फाइनेंशियल एंट्री हुआ, स्टेटमेंट हुआ, ये सब आपका अकाउंटिंग बिजनेस प्रोसेस फ्लो के अंदर आता है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ कितने कैटेगरीज होता है बीपीएम का, बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल के कितने, मतलब जो ईआरपी में बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल होता है उसके कितने टाइप होंगे, तो बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल के तीन टाइप होंगे। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में आप सामान लाते हैं
और एज इट इज आप उसे बेच देते हैं। दूसरा आता है बेटे मैन्युफैक्चरिंग, आप सामान लाते हैं, फिर उसमें आप चेंज करते हैं, उसे असेंबलिंग करते हैं और मॉडिफाई करके फिर फिनिश गुड तैयार करके बेच देते हैं। जब आप बात करते हैं सर्विस का, तो इसमें आप अपनी नॉलेज को बेचते हैं, आप अपनी स्किल को बेचते हैं। नॉलेज, स्किल, एफर्ट, टाइम को अगर आप बेचते हैं तो इसे हम सर्विस बिजनेस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ईआरपी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल्स के बारे में बताना शुरू किया। अब एक एक करके मॉड्यूल आएगा बेटे। ईआरपी में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। अगर हम ये एमटीपी May 20 का मॉड्यूल देखें 6 मार्क्स का, तो ये क्या कहता है, एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। XYZ एक पब्लिकेशन हाउस है अंडर द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग ईआरपी सो दैट अ सिंगल डेटाबेस कैन बी यूटिलाइज्ड एंड मे कंटेन ऑल डेटा फॉर वेरियस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। वेरियस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, एक्सप्लेन ब्रीफ द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, मतलब सारे मॉड्यूल्स को आपको बताना पड़ेगा, चाहे वो अकाउंटिंग का मॉड्यूल हो, चाहे वो सेल्स का मॉड्यूल हो, चाहे वो आपका इन्वेंट्री का मॉड्यूल हो, चाहे वो आपका कंट्रोलिंग मॉड्यूल हो, चाहे आपका सीआरएम का मॉड्यूल हो, सारे के सारे मॉड्यूल का स्टार्टिंग का पार्ट बताना पड़ेगा। जैसे अकाउंटिंग मॉड्यूल की बात करें बेटे, तो अकाउंटिंग मॉड्यूल का अभी मैंने बताया था आपको कि जैसे ट्रांजेक्शन क्रिएट होगा और ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड हो गया, समझ लो अकाउंटिंग मॉड्यूल आपका काम खत्म हो गया। ये फाइनेंशियल डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसके लिए, डिसीजन मेकर्स के लिए, राइट। इस मॉड्यूल के जो फीचर्स होता है वो फीचर्स होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के फ्लो को ट्रैक करना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग करना, जनरल लेजर अकाउंटिंग सेट करना, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, एसेट्स का अकाउंटिंग एंड इसका इंटीग्रेशन, अकाउंटिंग का इंटीग्रेशन होगा सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और मटेरियल मैनेजमेंट के साथ, ये इंटीग्रेट कर देता, ऑटोमेट कर देता है। ऐसे हमारा कंट्रोलिंग मॉड्यूल है। देखो कंट्रोलिंग मॉड्यूल के ऊपर आरटीपी में क्वेश्चन बना हुआ है। आरटीपी में क्या क्वेश्चन है, organization facilitate coordinating monitoring and optimizing all the processes in an organization, elaborate the key features of this module। बच्चे देखो एक मिनट ध्यान देना, यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बोला कि आपको किसके बारे में बताना है, कंट्रोलिंग मॉड्यूल, तो आपको ये भी पहचान करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कौन सा मॉड्यूल है, ये पहचान भी करना पड़ेगा। कैसे पहचान करोगे, देखो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर क्या बोला, कोऑर्डिनेटिंग, मॉनिटरिंग, ऑप्टिमाइजिंग ऑल प्रोसेसेस। देखो ये तीनों काम होता है कंट्रोलिंग के अंदर, कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना, ऑप्टिमाइज करना, इसलिए कंट्रोलिंग मॉड्यूल में चला गया। अच्छा देखो आरटीपी में भी आया है और प्रैक्टिस मैनुअल में भी आया है, November 20 के आरटीपी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग मॉड्यूल, बेटे कंट्रोलिंग मॉड्यूल में बेसिकली दो चीज का कंट्रोल होगा, कॉस्ट एलिमेंट और रेवेन्यू का। कॉस्ट और रेवेन्यू का, जैसे यहाँ पर कॉस्ट एलिमेंट का अकाउंटिंग होगा, जितने भी कॉस्टिंग के एलिमेंट होते हैं, कॉस्ट सेंटर का अकाउंटिंग होगा। आप क्या करते हो, डिफरेंट जगह पर अपने कॉस्ट सेंटर्स बना देते हो, उसकी अकाउंटिंग, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, शिपिंग डिपार्टमेंट, ये सब आपके कॉस्ट सेंटर है, सबका आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। अब आइए एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, बेटे एक्टिविटी के भी कॉस्ट होते हैं, फिर इंटरनल ऑर्डर, इसके भी कॉस्ट होते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, ये सारा का सारा काम सॉफ्टवेयर करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा। इसके बाद है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में क्या होता है बेटे, देखो ध्यान देना, इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेटअप करेगा, जैसे और कंपनी का नाम क्या होगा, आपका सेल्स क्या क्या आप बेचते हो, क्या आपका सेल्स और सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, आपका बिजनेस एरिया क्या होगा, फिर आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट असाइन करते हो, जैसे आपने कहा ये नॉर्थ इंडिया होगा, ये साउथ इंडिया होगा, ईस्ट इंडिया होगा, वेस्ट इंडिया होगा, ऐसे आपने अपना यूनिट बना दिया सेल्स का। फिर आप प्राइसिंग कंपोनेंट डिसाइड करते हो, उसके बाद आप बेटे बिलिंग का टाइप डिसाइड करते हो कि बिलिंग में क्या क्या कंपोनेंट होगा, टैक्स से रिलेटेड क्या कंपोनेंट होगा, फिर आप कस्टमर्स का मास्टर डेटा बना लेते हो, जितने भी कस्टमर्स हैं उसका मास्टर डेटा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होता है, तो देखो प्री सेल्स एक्टिविटीज होगा, सेल से पहले डेमो वगैरह दिखाना कस्टमर्स को, फिर आप सेल्स ऑर्डर ले लेते हैं, सेल्स ऑर्डर की प्रोसेसिंग हो जाती है, फिर आप ये सोर्स करते हैं कि कौन से वेयरहाउस से हमें सामान भेजना है, तो इन्वेंट्री का सोर्सिंग हो गया, फिर मटेरियल की डिलीवरी कर देते हैं आप पार्टी को, फिर बिलिंग कर देते हैं और उसके बाद आपके पास पेमेंट रिसीव हो जाता है। तो ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्री सेल्स में आप ऑर्डर वगैरह
डेमो वगैरह दिखाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। सेल्स ऑर्डर, आप ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर की आप प्रोसेसिंग करते हैं। फिर इन्वेंट्री सोर्सिंग, आप ये देखते हैं कि कौन से वेयर हाउस से हमें प्रोडक्ट की डिलीवरी देनी है। फिर इसके बाद मटेरियल की डिलीवरी हो जाती है, बिलिंग हो जाती है, पेमेंट आपका रिसीव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। बच्चे, जब से आप स्टाफ को हायर करते हो और जब आप स्टाफ को टर्मिनेट कर देते हो, इस बीच में जितना भी काम होगा, ये सारा का सारा काम ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल का होगा। जैसे एम्प्लॉयज के लीव का काम, एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग का काम, एम्प्लॉयज के प्रमोशन का काम, एम्प्लॉयज के ट्रांसफर का काम, एम्प्लॉयज के अटेंडेंस का काम, एम्प्लॉयज के सैलरी बनाने का काम, ये सारा का सारा काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, उसके बेनिफिट्स का काम, एम्प्लॉयज के फैमिली मेंबर्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम, ये सारा का सारा काम ईआरपी सॉफ्टवेयर का होगा, मतलब मॉड्यूल का होगा, जो ईआरपी मॉड्यूल में हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर एक चार्ट बनाना है जो कि ईआरपी के फंक्शन, वही जो मैंने आपको बताया, रिक्रूटमेंट, हायर, पर्सनल डेवलपमेंट, चेंज ऑफ पे, मेंटेन बेनिफिट, चेंज पोजीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, लीव, इसके बाद पर्सनल और उसका फैमिली डेटा मेंबर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिकॉर्ड एंड एक्सपेंस, पेरोल, रिकॉर्डिंग एजुकेशन एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब हो गया, मतलब हो गया स्टाफ की छुट्टी। अब आइए, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल है। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल का काम क्या होगा? तो प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल का काम होगा कि प्रोडक्शन को प्लान करना, ताकि हमारा प्रोडक्शन रुके नहीं, हमारा प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहे, हमारा सिस्टम का मतलब प्रोडक्शन सिस्टम का डाउन टाइम ना हो, वो सिस्टम हमारा अप टाइम में चलता रहे। तो जब इस मॉड्यूल में हम जाते हैं तो हमारे लिए आता है मास्टर डेटा क्रिएट करने की बात, सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग, फिर आता है प्रोडक्शन प्लानिंग, फिर आता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग एंड सो ऑन। ये होता है इसमें। तो देखो मास्टर डेटा, अब मास्टर डेटा में बेटे जितने भी आपके वर्क सेंटर्स होंगे, रूटीन्स होंगे, बिल्स ऑफ मटेरियल्स होगा, एसओपी, सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग में आप फोरकास्ट करते हैं सेल्स का, प्रोडक्शन का प्लान करते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्री के आधार पे, करंट और फ्यूचर डेटा के आधार पे। फिर आया डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग, अब आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसके बारे में प्लान करते हो। फिर प्रोडक्शन का प्लानिंग करते हो, जिसमें आप मटेरियल की फोरकास्टिंग, डिमांड मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फिर आप मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, क्या मटेरियल हमारे पास कैसे आएगा, कैसे मटेरियल की एडिक्वेसी बनी रहेगी। फिर आप कैपेसिटी की प्लानिंग करते हैं कि कैपेसिटी में यूटिलाइज बेस्ड ऑन द वर्क सेंटर्स, अवेलेबल कैपेसिटी टू शो कैपेसिटी कांस्टेंट। फिर आता है प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट के कॉस्ट प्लानिंग करते हैं, जिसमें आप लोग इवेल्युएट ऑल द टाइम वैल्यूज एंड वैल्यू कंपोनेंट मटेरियल डिटरमाइन द प्रोडक्ट कॉस्ट। अब आ जाइए, जब आप इसमें इस मॉड्यूल्स का कोई आपसे फंक्शंस पूछे कि मेजर फंक्शन बताओ, तो देखो एक फंक्शन होता है कि स्टोर से रॉ मटेरियल आपके लिए इशू होगा, फिर कन्वर्जन ऑफ गुड्स इनटू रॉ मटेरियल्स इनटू WIP, वर्क इन प्रोग्रेस में होगा, कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स में हो प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, फिर आप उस गुड्स को स्टॉक में लेके आ जाते हो। ये आपका प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल का काम होगा बेटे, सॉफ्टवेयर का। अब देखिए, जितना भी हम देख रहे हैं बेटे, इसमें इस मॉड्यूल में खासकर इसमें मैक्सिमम मॉड्यूल में MTP, RTP क्वेश्चन आया हुआ है, प्रैक्टिस मैनुअल, लेकिन एग्जाम में नहीं आया हुआ है। तो बच्चे ध्यान देना, एग्जाम के लिए सारा मॉड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर है मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, देखिए मॉड्यूल का क्या काम होगा, मटेरियल को परचेज करना बेटे। अब मटेरियल जब परचेज करते हैं ना, तो देखो सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट से क्या जाएगा, परचेज रिक्विजिशन जाएगा, सॉरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से परचेज रिक्विजिशन जाएगा परचेज डिपार्टमेंट को। बेटे उसमें ये लिखा रहेगा हमें क्या चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, कब तक चाहिए। फिर परचेज डिपार्टमेंट उस रिक्विजिशन को इवेलुएट करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी स्टॉक में हमारे पास रॉ मटेरियल है और परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है, तो उसकी इवेल्युएशन होगा। फिर कोटेशन के लिए पूछा जाएगा, फिर आस्किंग फॉर कोटेशन, इसके बाद है इवेल्युएशन ऑफ कोटेशन, कोटेशन का इवेल्युएशन होगा। फिर परचेज ऑर्डर जाएगा, परचेज ऑर्डर में डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम होगा, क्वांटिटी होगा, रेट होगा, ड्यू डेट होगा, गोडाउन्स होगा। इसके बाद है रिसिप्ट ऑफ मटेरियल्स। अब रिसिप्ट ऑफ मटेरियल्स क्या है, तो बच्चे देखो गुड्स को रिसीव किया जाएगा, फिर उसके बाद होगा स्टॉक में रिसीव हुआ, फिर स्टॉक से इशू होगा, फिर परचेज इनवॉइस होगा, और उसके बाद पेमेंट हो जाएगा वेंडर्स को पेमेंट। ये सारा प्रोसेस यहाँ पर समझाया गया है। इसके बाद आइए, अगला जो मॉड्यूल हमारा है क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल है।
क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल का काम दो जगह होता है बेटे, एक जब रॉ मटेरियल्स हमारे कंपनी में इन होता है और एक जब हम फिनिश्ड गुड्स को आउट करते हैं तो दो जगह पर क्वालिटी चेक करते हैं। देखो इसका भी एमटीपी आया हुआ है, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर में आया हुआ, पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल में आपसे अगर कोई भी पूछता है तो बेटे देखो, मास्टर डेटा सेट करते हो क्वालिटी के लिए, फिर टारगेट सेट करते हो कि क्या क्वालिटी हमें मेट करना है, फिर आप उससे के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर करते हैं, फिर आप डिफाइन करते हैं कैसे टारगेट को हम मेजर करें, फिर आप एक्शन लेते हैं मेजर क्वालिटी, फिर उसके बाद क्वालिटी इश्यूज इंप्रूवमेंट एंड चेंज। इसके बाद आता है इन केस ऑफ चेंज इज नीडेड इन प्रोडक्ट, तो चेंज रिक्वेस्ट भेजा जाता है प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। रिपोर्ट ऑन ओवरऑल लेवल ऑफ क्वालिटी अचीव्ड एंड क्वालिटी चेक्ड एट मल्टीपल पॉइंट। जैसे मैंने आपको बोला कई जगह पर प्रोडक्ट की क्वालिटी चेकिंग होता है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि क्वालिटी मॉड्यूल में कितने सब प्रोसेसेस होते हैं, सब प्रोसेसेस क्वालिटी मॉड्यूल में, तो एक क्वालिटी की प्लानिंग होगा। क्वालिटी की प्लानिंग में क्या होगा बेटे कि आप क्या गोल बनाते हैं, कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्वालिटी सेट करते हैं। फिर उसके बाद आप अपना रिसोर्स देखते हैं, अवेलेबल रिसोर्स क्वालिटी के लिए, और फिर उस तरीके से आप क्वालिटी की प्लानिंग करते हैं। फिर आपका क्वालिटी कंट्रोल है। एक मिनट बेटे, या चार्जर लगाओ, चार्जर लगाओ। हाँ देखो बेटे, एक तो क्वालिटी की प्लानिंग करेंगे, फिर क्वालिटी का कंट्रोल होगा। अब कंट्रोल्स कैसे होता है क्वालिटी का, आप सब जानते हो। क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उस पे हमें प्रॉपर स्टैंडर्ड्स का कंप्लाइंस लगाना पड़ेगा, जब जाके हमारा क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन होगा। फिर क्वालिटी का एश्योरेंस होता है, आप क्वालिटी एश्योर करते हो बेटे, एश्योरेंस तभी होगा जब इसके लिए हम यहाँ पर ऑडिट करेंगे, मतलब टाइम टू टाइम हमें क्वालिटी की ऑडिट करनी पड़ेगी, तभी जाके ये क्वालिटी हमारा एश्योर होगा। और फाइनली होता है क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट, मतलब एक क्वालिटी आप हमेशा एश्योर नहीं कर सकते, आपको उसमें चेंज लाते रहना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एनवायरनमेंट है, जितने भी पीपल हैं, जितने भी कंपनीज हैं बेटे, सब में टाइम टू टाइम चेंज आते रहते हैं क्वालिटी में, तो इससे आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। अब है प्लांट का मेंटेनेंस मॉड्यूल। अब प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल का काम क्या होता है बेटे कि आपका प्लांट ऐसा मेंटेन रहे कि प्लांट में कभी कोई खराबी ना आ जाए, कोई खराबी आए तो सरप्राइज ना हो, हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारा प्लांट जो है, हमारा प्लांट में हमने फलाने तारीख को इसको मेंटेन किया था, इसका मेंटेनेंस किया था। तो ये काम, जैसे मान लो बेटे एसी है घर में, तो एसी को अगर आप टाइम से सर्विस कराते रहो तो एसी में खराबी नहीं आता, और टाइम से सर्विस नहीं कराओगे तो कभी भी खराब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा और वो चीजें खराब हो जाएगी, तो वो सरप्राइज होगा आपके लिए। तो आपको सरप्राइज को खत्म करना है। देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव दिया है प्लांट मेंटेनेंस का, क्या है ऑब्जेक्टिव, ब्रेक डाउन जो होगा वो मिनिमम होगा, मशीन जो होगा फैसिलिटीज गुड कंडीशन में होगा, अच्छे कंडीशन में होगा, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, मशीन और बिल्डिंग्स के अवेलेबिलिटी होगा। प्रोसेस इन प्लांट मेंटेनेंस, इक्विपमेंट का मास्टर बनेगा, इक्विपमेंट प्लांट, और उसके बाद प्लांट का मेंटेनेंस। इसके बाद इसमें बेटे 4 रिपोर्ट बनते हैं प्लांट मेंटेनेंस में। स्टेटस ऑफ सर्विस का रिपोर्ट होगा, मेंटेनेंस का रिपोर्ट होगा, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ सेलेक्टेड टाइप्स ऑफ सर्विस, मतलब कब कब कौन कौन सर्विस आपको करानी है इसका होगा, एंड ऑल इक्विपमेंट ट्रांजेक्शन। इसके बाद है आपका प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। अब प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल का काम क्या होता है, बड़ा सिंपल है कि टेम्पलेट, प्रोजेक्ट के लिए टेम्पलेट क्रिएट करना, फिर प्रोजेक्ट का रिक्वेस्ट क्रिएट करना, फिर प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना,
बजट रिलीज करना, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेटे ओरिजिन ऑफ रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड्स के डिलीवरी तक ये सारा का सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा। देखो मैंने स्टार्टिंग ही बताया है कि ओरिजिन, ये देखिए रॉ मटेरियल्स की यहाँ शुरुआत हुआ, फिर सप्लायर्स हुआ, फिर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कस्टमर्स के साथ कस्टमर्स और रिटेलर्स हुआ, फिर कंज्यूमर्स के पास गुड्स को आपने छोड़ दिया। ये सारा का सारा प्रोसेस आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। जहां तक सीआरएम का है बेटे, तो सीआरएम से देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में 19 के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है सीआरएम के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं सीआरएम मॉड्यूल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि सीआरएम मॉड्यूल क्या क्या करता है। तो बेटे सीआरएम मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो इसके जो फीचर्स होता है, ये देखो कस्टमर्स के साथ रिलेशन इंप्रूव करता है कंपनी का, आपका रेवेन्यू इंक्रीज कर देगा, तो कस्टमर रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। मैक्सिमाइज अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, बेटे मेन प्रोडक्ट की सेल जो होता है उसे हम अप सेलिंग कहते हैं। क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है जैसे एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट बेच देना, 3 किलो आलू पे 1 किलो चावल फ्री है, तो देखो ये क्रॉस सेलिंग हुआ, इसको हम क्रॉस सेलिंग कहेंगे। तो अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग दोनों इंक्रीज कर देता है। बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन, कस्टमर के साथ मतलब एम्प्लॉयज के आपस में कम्युनिकेशन इंक्रीज कर देगा जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का। फिर मार्केटिंग के तरीका को ऑप्टिमाइज कर देता है, नए नए तरीका ढूंढता है, ये आपका ईआरपी सिस्टम हो गया। अब बेटे यहाँ पर है कि जब हम ईआरपी सिस्टम में डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करें तो हमें क्या क्या चीज को ध्यान में रखना चाहिए, डिफरेंट मॉड्यूल को इंटीग्रेट करते समय क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो पहला कहता है मास्टर डेटा जो होगा अलग अलग मॉड्यूल में वो एक ही जगह पर डिफाइन होगा, हर मॉड्यूल में डिफाइन नहीं होगा मास्टर डेटा, ठीक है, एक जगह पर डिफाइन होगा मास्टर डेटा, बाकी मॉड्यूल में उसका आप यूज कर सकते हो। कॉमन ट्रांजैक्शन डेटा जो होगा वो भी एक जगह पर डिफाइन होगा, सारे मॉड्यूल में शेयरिंग होगा। सेपरेट टाइप का वाउचर यूज होगा और फिगर और ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरे जगह पर फ्लो करेगा। अब बात है इंटीग्रेशन किस किस पॉइंट पे होना चाहिए। तो देखो मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन फाइनेंस कंट्रोल के साथ होना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन क्वालिटी चेकिंग के साथ होना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन सप्लाई चेन से होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन से होना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन आपका प्लांट मेंटेनेंस के साथ होना चाहिए। अब प्लांट मेंटेनेंस कई लोग कहते हैं तो प्लांट के लिए हम लोग जो स्पेयर पार्ट्स परचेज करते हैं वो भी मटेरियल मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। अब आ जाओ एक लास्ट बचा ह्यूमन रिसोर्स का इंटीग्रेशन फाइनेंस कंट्रोल के साथ होना चाहिए। बच्चे जरा ध्यान से देखना, फटाफट देखना, मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन फाइनेंस कंट्रोल के साथ इसलिए हुआ क्योंकि जब सामान खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे तो फाइनेंस कंट्रोल में लेजर अपडेट होगा। ह्यूमन रिसोर्स का फाइनेंस कंट्रोल के साथ इसलिए हुआ, स्टाफ को सैलरी देंगे तो लेजर अफेक्ट होगा आपका अकाउंट्स में। मटेरियल मैनेजमेंट का सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसलिए हुआ क्योंकि जब आप मटेरियल परचेज करते हैं तभी तो सामान बनेगा, तो फिर उसको सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में भेजेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स तो होना चाहिए। अब आइए मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ इसलिए हुआ क्योंकि जब तक मटेरियल मैनेजमेंट का आप सफिशिएंट रॉ मटेरियल्स नहीं होगा आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कैसे करोगे। अब आइए क्वालिटी मैनेजमेंट, जब आप मटेरियल इन करते हो तो वहां पर उसकी क्वालिटी चेक करते हो। अब आइए प्लांट मेंटेनेंस के साथ इंटीग्रेशन क्यों हुआ, तो रॉ मटेरियल्स जो स्पेयर पार्ट्स होता है प्रोडक्ट का वो भी मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। अब आ गया What do you mean by रिपोर्टिंग सिस्टम। रिपोर्टिंग सिस्टम किसको कहते हैं बेटे, रिपोर्टिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो दो टाइप के रिपोर्ट जनरेट करता है, एक ऑन डिमांड और एक शेड्यूल्ड रिपोर्ट। ऑन डिमांड और शेड्यूल्ड रिपोर्ट जो जनरेट करता है सिस्टम उसे हम रिपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं, राइट। रिपोर्ट क्या होता है, जब हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर देते हैं अच्छे तरीके से तो हमारा इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाता है। अब आइए एमआईएस रिपोर्ट क्या है। एमआईएस रिपोर्ट एक टूल है जो आपका मैनेजर
किसी भी लेवल का मैनेजर, मतलब 3 लेवल का मैनेजर, बॉटम लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल का मैनेजर यूज करता है अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के, डेली प्रॉब्लम को समझने के लिए, प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, राइट, इसके लिए डिसीजंस लेने के लिए, इसके लिए मैनेजर MIS के रिपोर्ट को यूज करता है। कौन यूज करता है MIS के रिपोर्ट को? 2 टाइप के यूजर यूज करता है, एक जिसको ऑन डिमांड चाहिए जानकारी और एक जिसको शेड्यूल जानकारी चाहिए। तो 2 टाइप का यूजर MIS के रिपोर्ट को यूज करता है। अब आइए आपसे अगर पूछा जाए कि MIS का जो जानकारी होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, वो जानकारी यूजफुल कैसे हो सकता है, कैसे उसको हम यूजफुल बना सकते हैं, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया होगा तो यूजफुल हो जाएगा। बच्चे देखो, इसमें भी मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं आप लोगों का, राइट। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लगा रहा हूं बेटे यहां पर, क्योंकि ये देखो, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है, मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आना चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्राइटेरिया फॉर इंफॉर्मेशन टू मेक इट मोस्ट यूजफुल। आपका इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंट का मतलब जितना पूछा जाए उतनी ही जानकारी देनी चाहिए, टाइमली होना चाहिए, टाइम से इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें इनएक्यूरेसी ना हो, इंफॉर्मेशन गलत ना हो। अब आइए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वेल फॉर्मेटेड होना चाहिए, वेल फॉर्मेटेड होना चाहिए। इसके बाद जैसा कि डेटा एनालिटिक्स पे हम देख रहे हैं, नवंबर 18 अटेम्प्ट्स में और नवंबर 20 अटेम्प्ट्स में इस पे क्वेश्चन आया है। नवंबर 20 में एप्लीकेशन एरिया पे क्वेश्चन आया है, तो उम्मीद करते हैं कि एप्लीकेशन एरिया वाला क्वेश्चन अब नहीं आना चाहिए डेटा एनालिटिक्स पे, ठीक है। लेकिन हमें MCQ के लिए तो पढ़ना है ही, बस अब एंड होने वाला है ये चैप्टर आपका। डेटा एनालिटिक्स, बेटे डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है डेटा डिफरेंट एरिया से कलेक्ट करके, इंटरनल एक्सटर्नल कलेक्ट करके, उसको एग्जामिन करके उसके ऊपर कंक्लूजन देना, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मदद से, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मदद से अगर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और तब कोई कंक्लूजन दिया जाता है, तो वो कंक्लूजन डिसीजन मेकर्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है, जिससे डिसीजन मेकर मोर इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन ले पाता है, राइट। ये होता है हमारा डेटा एनालिटिक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि डेटा एनालिटिक्स के एप्लीकेशन एरिया, जिससे कि अभी आपने क्वेश्चन देखा था ना, देखो यही क्वेश्चन था, एप्लीकेशन एरिया, ये वाला एप्लीकेशन एरिया बताओ डेटा एनालिटिक्स का। तो एप्लीकेशन एरिया में देखिए, डेटा एनालिटिक्स के बहुत वाइड रेंज एप्लीकेशंस है। ई कॉमर्स कंपनी यूज करते हैं, मोबाइल नेटवर्क कंपनी जिसको यूज करते हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करते हैं, राइट, डेटा माइनिंग के लिए। इसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो ये क्वेश्चन पे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स। आप कहेंगे सर MTP में नहीं आया है, तो जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन MTP वाला ही आता है, एक हम अपना क्वेश्चन पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट बना दो। देखो कितने टाइप्स के डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन है, एक एक्सप्लोरेटरी होगा, एक्सप्लोरेटरी में बेटे हाइपोथेसिस तैयार किया जाता है, कन्फर्मेटरी उसको टेस्ट करके कंफर्म किया जाता है कि जो चीज हम तैयार कर रहे हैं कंक्लूजन वो सही है। इसके बाद क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब जो डिस्क्रिप्टिव डेटा पे काम करेगा, क्वांटिटेटिव जो न्यूमेरिकल डेटा पे काम करेगा, न्यूमेरिकल पे काम करेगा क्वांटिटेटिव होगा, डिस्क्रिप्टिव पे काम करेगा क्वालिटेटिव होगा। डेटा माइनिंग का मतलब होता है ट्रेंड निकालना, पैटर्न निकालना, रिलेशनशिप निकालना, प्रेडिक्टिव एनालिसिस जिसमें हम फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, मशीन लर्निंग जिसमें हमारा मशीन जो होता है बेटे, वो मशीन पास्ट के एक्सपीरियंस से लर्न करता है, सीखता है और वो अपडेट करता है अपने में, इसे मशीन लर्निंग कहते हैं। एक्सप्लेन डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस, डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है। अब बच्चे ध्यान देना, इसमें चेंज देखा गया है, तो इसको भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना रहे हैं बेटे, क्योंकि जो रिसेंट में चेंज देखा गया है वो इस पार्ट में भी चेंज है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना दो। देखो डेटा का कलेक्शन है, डेटा डिफरेंट पास से डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल सोर्स से। फिर फाइंड एंड फिक्स डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम, जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ एरर होता है, कुछ मिसिंग चीज होते हैं, मिसिंग पैटर्न होता है,
उसको ठीक करना, ये फाइंड एंड फिक्स डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम। डेटा में अगर कोई एरर है, डेटा में कोई खराबी है, कोई डेटा मिसिंग है, तो उसको हम यहाँ पर करेक्ट करते हैं। फिर आता है बिल्डिंग एनालिटिकल मॉडल। अब हम एनालिटिकल मॉडल को बिल्ड कर देते हैं, मतलब एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं, एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, कंक्लूजन निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा ईडीए और सीडीए, तो यहाँ पर हम ईडीए और सीडीए का काम स्टार्ट कर देते हैं। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स एंड कंफर्मेटरी डेटा एनालिटिक्स का काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसके बाद है बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में आप बताओ कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है। बेटे देखो, यहाँ पर मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन साथ के साथ हम क्या देख रहे हैं, मई 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उम्मीद थोड़ा सा कम होगा कि बिजनेस इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछा जाए, पर हमें तो बताना ही है। बेटे देखो, जब बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करोगे तो ये एज डेटा एनालिटिक्स की तरह होता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है। ये भी आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, जो इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस मैनेजर और अदर मैनेजर्स उसका यूज करता है मोर इन्फॉर्म डिसीजंस मेकिंग के लिए, मोर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए। अब यहाँ पर है कि बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज बिजनेस क्यों करता है। सो रीजंस फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, बेटे देखो बड़ा सिंपल है, इसका यूज करेगा मोर इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजंस के लिए। ये एक्स्ट्रापोलेटरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब एक्स्ट्रापोलेटरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ बेटे, जो फ्यूचर के ट्रेंड्स वगैरह आपको बता देगा, एक्सटर्नल डेटा को एनालाइज करके बता देगा। फिर ये gathered effectively and used proactively। प्रोएक्टिवली का मतलब होता है कि घटना घटने के बाद आपको पता नहीं चलेगा, अगर बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज करोगे तो घटना घटने से आपको पता पड़ जाएगा, पहले पता पड़ जाएगा। इसके बाद है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस इंटेलिजेंस का होता है, टू इम्प्रूव टाइमलीनेस एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन के टाइमलीनेस और मतलब इंफॉर्मेशन को टाइम से देता है, क्वालिटी इंप्रूव कर देता है, राइट। बिजनेस इंटेलिजेंस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होता है हमारे लिए। पहला, पोजीशन ऑफ फर्म इन कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। बिजनेस इंटेलिजेंस जो जानकारी देता है उससे इसके एनालाइज करने में हेल्प मिल जाता है हमें। चेंजेस इन कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर के बिहेवियर में क्या चेंज हो जाता है, बीआई हमें बता देता है। कैपेबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म की क्या कैपेबिलिटी है। मार्केट कंडीशन, फ्यूचर ट्रेंड। इसके बाद है सोशल, रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, व्हाट अदर फर्म्स आर डूइंग इन द मार्केट। ये सारी जानकारी आपको बिजनेस इंटेलिजेंस से बेटे पता पड़ जाता है। कोई पूछे कि बिजनेस इंटेलिजेंस का बेनिफिट्स बताओ, क्या बेनिफिट्स है बिजनेस इंटेलिजेंस का, तो बेटे देखो, पोटेंशियल बेनिफिट जो बिजनेस इंटेलिजेंस का है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर देता है, वही जो ऊपर आप पढ़े हो उसी को। फिर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर देगा, कम्युनिकेशन एनहांस कर देगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा देगा, नया रेवेन्यू का जनरेशन सोर्स बता देगा आपको कि फलाने फलाने एरिया में अगर आप जाते हैं तो वहां पर बिजनेस के चांस ज्यादा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिल जाएगा। बीआई से आपको identify market trends and spot business problem that need to be addressed. BI system help in enhancing customer experience, allowing for timely and appropriate response to customer problem and priorities. इसके बाद है बेटे टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, जिसमें आपका देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। एक तो इसमें बेटे ओलैप का इस्तेमाल होगा, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होगा, एडहॉक एनालिसिस का यूज होगा, क्वेरी का इस्तेमाल होगा, रियल टाइम बीआई का यूज होगा, ऑपरेशनल बीआई का यूज होगा, क्लाउड का इस्तेमाल होगा, ये सारे के सारे यूज होंगे। डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है जिसके द्वारा डेटा विजुअलाइज किया जाता है। फिर एडवांस एनालिटिक्स का यूज होता है, डेटा माइनिंग का इस्तेमाल होता है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, टेक्स्ट माइनिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो इसमें इस्तेमाल होता है। डेटा वेयर हाउस और स्मॉलर डेटा मार्ट्स का यूज होता है, हेडूप सिस्टम का इस्तेमाल होता है। आजकल ये हेडूप सिस्टम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा यूज होता है, खासकर एनालिसिस करने के लिए बेटे बहुत अच्छा इंटेलिजेंस का ये सॉफ्टवेयर माना जाता है। इसके बाद है सेकेंड लास्ट टॉपिक बिजनेस रिपोर्टिंग, सेकेंड लास्ट क्या लास्ट ही टॉपिक कह लो इसको, बिजनेस रिपोर्टिंग। बेटे बिजनेस रिपोर्टिंग जो होता है इसके माध्यम से हम मैनेजमेंट को
और पब्लिक को बिजनेस की रिपोर्टिंग करते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, राइट, कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, ये बात बिजनेस के और भी परफॉर्मेंस के बारे में हम एक्सटर्नल वगैरह वो बताते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिजनेस रिपोर्टिंग के माध्यम से क्या क्या चीज स्टेक होल्डर्स को बताए जाते हैं, तो देखो मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी बताते हैं, गवर्नेंस अरेंजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के बीच में बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं, फिर फाइनेंशियल, सोशल, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस बताते हैं कंपनी का, राइट। अब आता है बिजनेस रिपोर्टिंग इंपोर्टेंट क्यों है। देखो बिजनेस रिपोर्टिंग इंपोर्टेंट इसलिए है बेटे कि एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इसलिए चाहिए स्टेक होल्डर को कि उसके बगैर वो डिसीजन कैसे लेगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट को इसलिए चाहिए कि इसके बगैर मैनेजमेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकता कंपनी को रन करने के लिए। कंपनी को रन करना अच्छे तरीके से तो बेटे उसे रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए बिजनेस रिपोर्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है XBRL। ये एक बेटे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग लैंग्वेज है जो मल्टीपल लैंग्वेज की जगह पर एक लैंग्वेज का फैसिलिटी दिया। ऑफलाइन सिस्टम की जगह, पेपर बेस्ड रिपोर्टिंग की जगह ये डिजिटल मीडियम ऑफ रिपोर्टिंग प्रोवाइड किया कि आप डिजिटल मीडियम में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, डिजिटल मीडियम में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा XBRL सिस्टम है बेटे, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये एक होगा, स्टैंडर्ड्स है, कोई भी लोग इसको यूज कर सकते हैं, रेगुलेटर यूज कर ले, कंज्यूमर यूज कर ले, गवर्नमेंट यूज कर ले, है ना, अथॉरिटी यूज करे, सब इसका इस्तेमाल, कंपनी यूज करे, राइट। एक सिंगल लैंग्वेज में सारा रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, डिजिटल मोड में रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट। अब देखो यहाँ पर है व्हाट डज XBRL डू। XBRL क्या करता है। XBRL पीपल पब्लिशिंग रिपोर्ट, जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वो XBRL को यूज करता है, XBRL उसको हेल्प करता है। जो पीपल रिपोर्ट को कंज्यूम करता है टेस्ट वगैरह करने के लिए, उसके लिए टेस्टेबल रूल्स बता देता है। पीपल यूजिंग इंफॉर्मेशन, पीपल जो अपने एरिया में इंफॉर्मेशन को यूज करता है, जैसे मान लो आप अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो, आपको कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जानकारी चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगा। एंड पीपल कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन टू कॉन्फिडेंट दैट the data provided to them conform set of predefined definition। मतलब जो लोग इसको यूज करता है इसके रिपोर्टिंग को, वो कंफर्म होता है कि इसमें जो रिपोर्टिंग होगा वो बहुत अच्छा रिपोर्टिंग होगा, स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग होगा, ये बात की एश्योरिटी हमें मिलता है XBRL के द्वारा। अब आइए बेटे XBRL टैगिंग। देखो XBRL में एक वर्ड होता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि उसमें डिक्शनरी होगा, हर एक अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन जितने भी वर्ड्स हैं उसके मेन वर्ड का डिक्शनरी होगा। उस डिक्शनरी के साथ ये क्या करता है, आपके रिपोर्ट को कनेक्ट कर देगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर रिपोर्ट के कंज्यूमर को किसी वर्ड को समझने में दिक्कत है तो वहां पर वो क्लिक करेगा, क्लिक करते ही वो वाला पार्ट उसे खुल जाएगा। तो इसको हम लोग XBRL टैगिंग कहते हैं। इसमें टैक्सोनॉमी जरूर लिखना होगा हमें। अब यहाँ पर है बेटे कि XBRL को कौन कौन यूज करता है। देखो प्रैक्टिस मैनुअल में आया हुआ क्वेश्चन, XBRL को यूज करने वाला रेगुलेटर्स है, तो रेगुलेटर्स यूज करेगा XBRL को, जैसे सेबी वगैरह हो गया, टैक्स अथॉरिटी हो गया। इसके बाद कंपनीज इस्तेमाल करते हैं XBRL के, जितने भी कंपनीज हैं। फिर बेटे गवर्नमेंट यूज करेगा XBRL का, डेटा प्रोवाइडर्स XBRL का यूज करता है, कई कंपनियां बेटे जो डेटा को मेंटेन करता है और कंपनी को ऑन डिमांड प्रोवाइड कराता है, पैसे लेता है, तो डेटा प्रोवाइडर यूज करेगा। एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करता है इसे, अकाउंटेंट यूज करेगा इस सिस्टम को। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो देखो क्लियर डेफिनेशन, यही हुआ टैक्सोनॉमी, टेस्टेबल बिजनेस रूल। इसमें आपको बिजनेस रूल्स मिलेगा जो आप अपने बिजनेस से कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि आपके बिजनेस की क्वालिटी क्या है, आपके बिजनेस में प्रोसेस की क्वालिटी क्या है। ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट देता है, मतलब जितने भी लैंग्वेज देश विदेश में है हमारी कंट्री में सबको सपोर्ट देगा बेटे। ये स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता है, फ्री में आपको स्ट्रॉन्ग वेंडर्स इसका स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट देगा। इसके बाद हमारा
रेगुलेटरी कंप्लायंस है। नवंबर 19 के अटेम्प्ट में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है, इसके ऊपर रेगुलेटरी कंप्लायंस के बारे में हम सिंपली यही कह सकते हैं कि रेगुलेटरी कंप्लायंस अडरेंस ऑफ लॉज, रेगुलेशन, गाइडलाइंस एंड स्पेसिफिकेशन रेलेवेंट टू बिजनेस, ये हमारा कंप्लायंस होता है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते, डिसऑबे करते हैं, तो हमारे को लीगल पनिशमेंट देना पड़ता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन इन सम केसेस, राइट। जो हमारा रेगुलेटरी कंप्लायंस है, इसमें बेटे टैक्स और अकाउंटिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होना और टैक्स और अकाउंटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर होना। तो देखो नवंबर 18 के अटेम्प्ट में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रॉस एंड कॉन्स बताओ हैविंग सिंगल सॉफ्टवेयर फॉर बोथ अकाउंटिंग एंड टैक्स। अकाउंटिंग और टैक्स के लिए अगर सिंगल सॉफ्टवेयर लेते हैं तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स बताओ। बेटे ध्यान देना, दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स समझना हमें, सिंगल के भी और जब हम अलग अलग सॉफ्टवेयर लेंगे तो उसका भी। देखो यहाँ पर सिंगल के प्रॉस एंड कॉन्स है, टैक्स और अकाउंट दोनों काम एक साथ होना, तो कहते हैं टाइम और एफर्ट जो रिक्वायर्ड होगा वो लेस होगा। अभी हम प्रॉस का मतलब एडवांटेज, एक्यूरेसी, दोनों एक जगह होगा, एक्यूरेसी ज्यादा होगा। कॉन्स में ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन जो होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब लेस होगा। इसके बाद है फीचर एंड फैसिलिटीज कम होगा और कॉस्ट जो होगा वो ज्यादा होगा। अगर हम अलग अलग यूज करें, ये वाला पार्ट आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, ये तो आ चुका है, तो ये वाला पार्ट आ सकता है। सॉफ्टवेयर का ईज जो होगा ऑपरेशन, वो जब दोनों अलग अलग होगा तो आसान होगा, फीचर ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा, टाइम एंड एफर्ट, अब कौन में आ गए, टाइम एंड एफर्ट ज्यादा लगेगा, एक्यूरेसी जो होगा वो एक्यूरेसी आपका कम होगा। आपका ये चैप्टर बेटे फिनिश हो गया। देखो जितना देर में सोचा था उतना देर में ये फिनिश नहीं हुआ, राइट। चेको अब आप सोच के देखो बेटे, लेकिन फिर भी आप देखो जिस चैप्टर को कराने में हमें कितनी कितनी क्लास लगाते हैं हम लोग, इसमें कितनी क्लास लगाते हैं इसमें नूपुर, आप लोग सो गए क्या, सो गए क्या? अच्छा, कितनी क्लास लगाते हैं इसको कराने में? सर लगी होंगी 10 तो। अब देखो ये चीज अभी हमारा 1.5 घंटे में 1.5 घंटे, हाँ 1.5 घंटे में रिवाइज हो गया। 1:10 में हम 8:10 पे शुरू किया था, 9:43 हो रहा है, तो 1 घंटा 33 मिनट में ये हमारा टॉपिक रिवाइज हो गया। इसी का यस सर। कुछ फायदा हुआ? हाँ सर। तो दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट किया जाए? यस सर। थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए? हाँ। हाँ तो एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर।